रिच पीपल डोंट ओन थिंग्स, दे कंट्रोल थिंग्स। कंट्रोल तो भैया हमको सदियों से करा जा रहा है, बहुत सिंपल है। पहले लोगों ने आज से 30-40 साल पहले बोल दिया, एक चीज निकाली, टेलीविजन। टेलीविजन का अर्थ भी लोगों ने नहीं समझा। टेलीविजन को इसलिए कहा गया कि उसको तोड़ो, टेल अ विजन, वो अपना विजन आपके अंदर बता रहे हैं। अच्छा, अब इनको खुशी किस चीज से मिलती है? अजीब अजीब चीजें, उनकी डार्क फैंटेसीज है कि रास्ते से अगर किसी को किडनैप कर लिया, ज्यादातर लास वेगस की तरफ ये बहुत होते हैं, उनको ये डार्क रूम एक अलग सुनसान जगह पे हो जाएगी, जिसकी ब्रॉडकास्टिंग स्पेसिफिकली ये कुछ रिच लोगों के लिए होगी। रिच लोग इस पे बेटिंग करेंगे कि इसके अगर उंगली काटी तो मैं इसके तुमको दूंगा 10 करोड़, अगर इसके पैर काटा तो ये होगा, और उस पे ये लोग शर्त लगाते हैं, बेट लगाते हैं कि ये मरेगा कब। इंडिया में आज भी हर दिन एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन में रोज बहुत सारा हवाला का काम होता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके गूगल भी करोगे तो आपको दिखेगा इस पे ऑलरेडी क्रैकडाउन किया जा चुका है, बट स्टिल आज भी वो चलता है। माना जाता है कि सबसे ज्यादा डायमंड की डीलिंग उस ट्रेन में होती है। तो बड़ी थ्योरी ये है कि सिम्पसन्स की प्रेडिक्शंस इसलिए शायद सही हो रही होंगी क्योंकि हमको तब से तैयार करके रखा है सीक्रेट सोसाइटीज में कि हम ये चीजें इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं। वो जो टेलीविजन, टेल द विजन, ये होने वाला है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, ये जो रिच लोग हैं, रिच क्यों हो रहे हैं? आपका क्या इस पर टिप्पणी है? यार ये पूरा माइंडसेट का खेल रहता है। रिच लोगों का माइंडसेट एकदम अलग होता है। सबसे पहले रिच लोग ना अपने टाइम की वैल्यू ज़्यादा करते हैं। देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं 10 घंटे काम करूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। ऐसा सही नहीं है, क्योंकि मेहनत तो यार वो मजदूर भी कर रहा है, जो दिहाड़ी के लिए काम कर रहा है, दिन के 200 रुपये कमा रहा है, वो तो 15 घंटे काम कर रहा है, वो आपसे मुझसे ज़्यादा काम कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने कम टाइम पे आप कितना ज़्यादा वैल्यू परसीव करवा सकते हो। वैल्यू दे नहीं सकते हो, परसीव करा सकते हो। इसको अलग तरह से एग्जांपल लेते हैं। एक बात बताओ मेरे भाई, हम लोग यूज़ करते हैं एंड्रॉयड और आईफोन का हमेशा एक पंगा चलता रहता है, करेक्ट? हमेशा चलती रहती है। लेकिन हम सबको पता है कि काफ़ी सारे फीचर्स एंड्रॉयड में हैं लेकिन आईफोन में नहीं है, करेक्ट? लेकिन स्टिल आईफोन यूजुअली हायर एंड पे ही रहते हैं और एंड्रॉयड यूजुअली लोअर एंड पे रहता है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कैटेगरीज नहीं है, इसमें भी कैटेगरीज अलग हैं। पर ऐसा क्यों है? बिकॉज एप्पल ने एक अपना परसीव्ड वैल्यू बड़ा बना के बताया है। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि अगर मेरे जेब में एप्पल है तो भैया कुछ तो बात है इस बंदे में, एज सिंपल एज दैट। तो इंसान को भी अपनी परसीव्ड वैल्यू ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए एक क्रिकेटर को 10 करोड़ रुपए मिलते हैं एक ही मैच के, वहीं पर एक क्रिकेटर को एक ही मैच के 10 लाख रुपए भी नहीं मिलते। आप समझ रहे इस पूरी बात को? तो पॉइंट यही होता है कि आपको अपनी परसीव्ड वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो रिच क्या जानते हैं? रिच ये जानते हैं कि भैया सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, हमको स्मार्ट वर्क भी करना है। दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन स्मार्ट वर्क और अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए। इसलिए आप देखो ना, आपने इस जान के आपको हैरानी होगी कि हम सारे टॉप बिलियनर्स की जब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मोटा भाई की बात करें, मुकेश अंबानी की बात करें, तो मुकेश अंबानी जी हर मिनट में उनकी कंपनी 200 करोड़ रुपए कमा रही है। समझ रहे हैं आप? 200 करोड़ रुपए का कारोबार हर मिनट में हो रहा है। वहीं पर आप और मैं शायद इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी परसीव्ड वैल्यू अब उस हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो रिच लोगों अपने कम समय पे कितना ज़्यादा वैल्यू बना सकते हैं। जब वो सो रहे हैं, व्हेन बिल गेट्स इज एक्चुअली स्लीपिंग, उस समय पे भी वो 200 करोड़ से ज़्यादा कमा रहा है। व्हेन ही स्लीपिंग, 200 करोड़ तो कम कर दिया, आई थिंक सो इट इज़ 2000 करोड़ व्हेन ही स्लीपिंग। जस्ट इमेजिन। बट व्हेन वी आर स्लीपिंग आर वी मेकिंग मनी? इसलिए हमको पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा। तो रिच लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेज और पैसिव इनकम सोर्सेज बनाते हैं। एंड रिच लोग पूरा काम खुद नहीं करते, दे डेलीगेट इट। वो 100 लोगों को काम दे देते हैं कि भाई तू इसमें एक्सपर्ट है, तू ये कर, तू उसमें एक्सपर्ट है, तू ये कर। तो ये डिफरेंस बनाता है एक रिच इंसान पे और नॉट सो रिच पर्सन। अच्छा, जैसे अभी रिच की बात हो रही है तो एक काफ़ी फेमस बुक है, रिच डैड पुअर डैड, और आपने उसके बारे में एक वीडियो भी बनाई थी, मैंने देखी थी कि कुछ कंट्रोवर्सी हो चुकी है रॉबर्ट कियोसाकी की, उसको एक्सप्लेन करेंगे? तो देखो यार, रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी, सबसे हैरानी की बात है पूरी दुनिया को रिच डैड बनना सिखा रहे हैं और वो खुद ही रिच नहीं है। वो रिच डैड पुअर डैड जिसने लिखी है वो खुद बैंकरप्ट इंसान है, ठीक है? अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लाइफ में 2 बार रॉबर्ट कियोसाकी बैंकरप्ट हो चुके हैं। पहली बार एक वॉलेट का बिजनेस इनने चालू किया था इन कोलैबोरेशन विद अ फ्यू पीपल। अब आपको ध्यान होगा, पहले वाले वॉलेट में वेलक्रो वाला सिस्टम होता था जो चिपक जाता था और खुल जाता था। वो बिजनेस अच्छा चल रहा था। बट जब भी इस तरह के सेगमेंट में कोई नए तरीके का वॉलेट आता है तो वो पुराना वाला ऑब्सोलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। यही चीज़ रॉबर्ट कियोसाकी के बिजनेस के साथ भी हुई। वो वाला बिजनेस खत्म हुआ, बैंकरप्सी उनने फाइल करी। दूसरा बिजनेस ट्रेनिंग बिजनेस में वो लेके आए। ट्रेनिंग बिजनेस में उनके साथ दुर्भाग्यवश क्या हुआ, उन्होंने एक टाइप मारा। टाइप मारने के साथ जिस कंपनी के साथ उन्होंने टाइप किया वो भी बैंकरप्सी की तरफ चले गई। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ उमेर भाई, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी जो फर्म जो बैंकरप्ट हो गई उसके साथ उन्होंने एक डील करी।
बोले डील इनने करी कि देखो तुम बैंकरप्ट हो गए, कोई बात नहीं, हम पूरा पैसा रिकवर करेंगे साथ में। कैसे? हम लोग ना पहले ऑफलाइन सेशंस रखेंगे, फ्री में लोगों को बुलाएंगे, उसके बाद अब हम पिच करेंगे, हम जिसको भी हाई एंड प्रोडक्ट करेंगे बेचेंगे आपकी कंपनी का 50-50 कर लेंगे। तो उस 50% से आप लोगों की रिकवरी चलती रहेगी जितना भी नुकसान हुआ, और बाकी 50% मेरा। पर इसमें भी इनने कैच खेल लिया है, इनने कैच कर गया है। ये फ्री सेमिनार में तो उसी पूल से बुलाते हैं, लेकिन वो जो कोर्स बेचना होता है ना, वो अपनी खुद की दूसरी कंपनी का बेचते हैं। तो इस चक्कर में पुरानी वाली कंपनी फिर से वापस वो बैंकरप्टी रह गई। अब इनका पूरा मुद्दा समझते हैं। एक वीडियो हुआ रॉबर्ट कियोसाकी का जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। उसमें रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, उनसे सामने वाला इंटरव्यूअर पूछता है कि बॉस व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट डेट, आप क्या डेट में? तो बोले येस। और वो बोलते हैं अच्छा आप शायद $400 मिलियन के डेट पे हैं? तो बोले नो। और हंस के बोलते 1.4 बिलियन। Your YouTube videos, you actually said that you're currently $600 million in debt. No? 1.2 billion. 1.2 billion. Okay. There we go. तो वो बंदा इतने कॉन्फिडेंटली बोलता है। सबसे पहली चीज़ तो आप देखो कि ये मैक्सिमम जितने लोगों ने किताबें लिखी, कुछ लोगों को बुरा लगेगा बट ये हार्श रियलिटी है। मैक्सिमम सेल्फ हेल्प गुरुज ने जितनी किताबें लिखी हैं जिसमें को ये कहते हैं कि भैया ये करो वो करो, वो खुद उन्होंने फॉलो नहीं करा है। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब में क्लियरली लिखा गया है कि आप डेट को ज़्यादा नहीं लेओगे और एसेट्स को आप हमेशा बढ़ाओगे। यही है, लाइबिलिटीज कम रखो, एसेट्स बढ़ाओ। हाँ, उन्होंने फिर बाद में इसलिए खेलना शुरू कर दिया। जब वो खुद लेने लग गए ना, तो उन्होंने आगे वाले एडिशंस में क्या छपाने लगे, स्मार्ट डेट होता है। पहले नहीं बोलते थे ये। अगर आप सबसे पुरानी एडिशन में जाओगे, कहीं पर उन्होंने स्मार्ट डेट की बात नहीं करी है। धीरे धीरे बढ़ाने लग गए। चलो स्मार्ट डेट की भी बात करो, लेकिन है तो वैसे वो स्मार्ट, समझते हैं कैसे। ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी का एक सिंपल सा फंडा है कि भाई बाहर पे ना लोन्स के अलग अलग तरीके होते हैं। पहली चीज़ है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में पैसे नहीं डाल रहे, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में पैसे डाल रहे। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ आपको ज़्यादा रेंटल यील्ड्स नहीं देते हैं। इंडिया में बात करूँ तो अगर आप रेसिडेंशियल यील्ड्स पे जाते हो तो 1.5% से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब जितने लोग भारत में आईटी कंपनी में जॉब करने के बाद, बड़ी सैलरी लगाने के बाद लोन पे घर लेते हैं और उसको रेंट पे चढ़ा के अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, वो अव्वल नंबर के बेवकूफ़ हैं। तो एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा रेंटल यील्ड्स देती हैं। ठीक है, इंडिया में भी करीब 6.5-7% तो देती ही हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग के हिसाब से। तो ये पहले क्या करते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी का लेने के बाद, जैसे मान लो मैंने आज 200 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली। ठीक है, अब वो 200 करोड़ का जाके मैं लोन लेने के लिए बोलूंगा, मैं बैंक को बोलूंगा कि बॉस मेरे को ये 200 करोड़ को फाइनेंस कर दो। अब बिकॉज ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो बैंक बोलेगा देखो कमर्शियल प्रॉपर्टी से तो पैसा निकल जाएगा, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी का कोई शॉप खोल लेगा, कोई मॉल खोल लेगा, कुछ खोल लेगा, तो चांसेस तो ज्यादा रहते हैं। तो वो अपना ड्यू डिलीजेंस करके इनको लोन दे देगी। ठीक है, अब ये रॉबर्ट कियोसाकी भाई साहब ने क्या किया है, एक प्रॉपर्टी पे लोन उठाई, उधर से और पैसा 80% उठा लिया, उससे और एक प्रॉपर्टी ले ली, उससे दूसरे बैंक से ले लिया। ऐसा पूरे सर्कल करके इन्होंने टोटल $1.4 बिलियन का लोन ले लिया। अब देखिए इनका आंकड़ा सिंपल सा रहता है। इसको ऐसा समझ लो कि अगर आज मेरे पास 10,000 रुपीज़ है, अगर मैं 10,000 रुपीज़ को किसी एसेट में लगा के, लेट्स से मान लो अभी लोगों को समझाने के लिए स्टॉक पे लगा के, मुझे कॉन्फिडेंस है कि साल भर में इस 10,000 पे मैं 10% रिटर्न अगर बना सकता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, तो मतलब 1,000 बना रहा हूँ। लेकिन वहीं पर अगर मुझे कोई आके बोलता है कि मैं तुमको और 90,000 दे देता हूँ, ठीक है, दैट इज 1 लाख हो जाता है, तो अब मैं 1,000 की जगह 10,000 बना सकता हूँ, सेम 10% पे, मतलब 10 गुना ज़्यादा बना सकता हूँ। और बदले में मुझे उधर सिर्फ 3,000 रुपीज़ देने हैं। तो मैंने क्या सोचूंगा कि चलो मैं ये ले लेता हूँ, 3,000 दिया तो भी 7,000 बना, पहले मैं 1,000 बनाने वाला था, अब तो 7 गुना बनाऊंगा। तो रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोल रहे हैं कि बैंक से कम इंटरेस्ट पे अगर मेरे रियल एस्टेट ज़्यादा अप्रिशिएट किया, अगर बैंक मेरे को 10% पे दे रही है और मेरा रियल एस्टेट अगर मेरा 20% पे बढ़ गया, तो मैं फ़ायदे पे हूँ। वो गेम खेल रहे हैं। बस प्रॉब्लम तब आएगी ना अगर लेमन ब्रदर क्राइसिस जो हमने आपके लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 2008 का, वैसा कुछ आ गया। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं ना कि ये जो चीज़ उन्होंने करी है उनका स्मार्ट मूव और टैक्स बचाने के लिए। तो देखो टैक्स तो बचा ही रहे हैं, वो स्मार्ट तो हैं, इसमें कटना बैंक्स का ही है एट द एंड। क्योंकि अब सोचो ना, उन्होंने बैंक्स के जो टॉप ग्रेजुएट्स है, जो लंदन बिजनेस स्कूल हार्वर्ड के होंगे, जो फाइनेंस वाले बंदे हैं, उनको अपने बिना टीम बनाए अपनी टीम बना ली है, क्योंकि बैंक इनको डूबने ही नहीं दे सकती है। क्योंकि बैंक के लिए देखो, अगर
1-2 करोड़ का मामला हो तो चलो ठीक है, बैड डेब्ट्स में धीरे धीरे करके 100 करोड़ तक भी कर लें। ये तो बिलियंस में चले गया है भाई, बिलियंस में एक बहुत बड़ा डेंट हो जाएगा, 5-10% का डेंट हो जाएगा। लेकिन तो भी इसमें भी क्या है, मल्टीपल बैंक है, और इसमें क्या होगा कि अगर एक बैंक अंडर जाने वाली होगी तो फिर ये रिपल इफेक्ट हो जाएगा। तो एट द एंड रॉबर्ट कियोसाकी ने ये करा हुआ है। हाँ, आगे चल के ये सारी चीज़ें हो सकती है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, यूएस के रूल्स काफ़ी स्ट्रिंजेंट रहते हैं, तो मान लो अगर इधर कुछ घपला टाइप का दिखने लग गया और किसी ने कंप्लेन कर दी तो तेरे को भी कॉर्पोरेट इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं, फिर वो लीगल वाला एंगल यहाँ पर आ सकता है। तो स्मार्ट तो है, लेकिन फिर तो गलत चीज़ें सिखाई है ना यार पब्लिक को। आप पूरी दुनिया को वो किताब पढ़ा दिया, हर बच्चे ने रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड ये पढ़ लिया है। अब उसने तो दिमाग में ये बताया कि भाई एसेट्स ही करने, लाइबिलिटीज़ कम करनी है, और यहाँ पर आपने लाइबिलिटीज़ एसेट से ज़्यादा लेके रखी हुई है। तो फिर आप या तो सही चीज़ें सिखाओ, और फिर बाद में आपने नरेशन चेंज किया है स्मार्ट डेट कि भैया ये स्मार्ट डेट है, तो भाई पहले से आपको बोलना चाहिए था। आपने भी किताब तो पढ़ी होगी, सबने पढ़ी है, तो ये दिस इज रॉन्ग, बट ठीक है, वो बंदा शाना है, अब देखिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने रिच की बात करी स्टार्टिंग में ही पॉडकास्ट के, तो क्या उनके कुछ एथिकल अनएथिकल वेज होते हैं पैसे कमाने के? बिल्कुल होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। एक बताता हूँ, एक तो होता है क्रिप्टोज के थ्रू भी, ठीक है। देखिए इंडिया में इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट क्यों है, कभी सोचा है क्यों इतने इंडियन गवर्नमेंट पीछे पड़ी रहती है क्रिप्टोज के? उनको नॉलेज नहीं है, जब भी टैक्स लगा दिया, मैंने सुना है ये। मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा कि भैया आगे बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ, क्रिप्टो पे अपन अलग से भी बात कर लेंगे, बट यहाँ पर देखो क्रिप्टो एक तरीका होता है। देखो क्रिप्टो का नाम ही होता है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मतलब आराम से उसको डिकोड नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि जैसे काला धन हो गया, ये सारी चीज़ हो गई, वो क्रिप्टो वॉलेट्स के थ्रू इधर से उधर ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो अनएथिकल तरीका जिसके थ्रू ये होता है वो होता है क्रिप्टो। आपने सुना होगा काफ़ी सारे टेररिस्ट एक्टिविटी भी क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू फंड की गई है, दैट इज नंबर 1। दूसरा होता है आर्ट के थ्रू। कभी सोचा है क्यों कोई आर्ट पीस जिसपे बस नॉर्मल पेंटिंग जैसा ही लगता है वो $50 मिलियन $100 मिलियन पे जा रही है? उसका सिंपल सा है, अगर मान लो मेरे पास 1000 करोड़ रुपए है, मेरे को 1000 करोड़ रुपए बाय शिप अगर मेरे को मान लो अरब कहीं पर भेजना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो कहीं से आराम से लोकेट हो सकता है कि भैया, क्योंकि अगर 1000 करोड़ के मैं सोने के ब्रिक्स भी खरीद लूँ, बिस्किट्स भी खरीद लूँ, तो चांस है वो ट्रेस हो जाए। लेकिन जस्ट इमेजिन मैं नॉर्मल पेंटिंग्स कर लूँगा, अगर एक एक पेंटिंग का 200 करोड़ है और मैं बोलता हूँ कि अरब में जाके कोई मेरे को वहाँ से ट्रांजैक्शन फिर कर देगा क्रिप्टो के थ्रू या किसी की तरफ, मेरा काम तो बन गया कि भैया मैंने आपको पेंटिंग भेज दिया। ये पेंटिंग एक तरीके से करेंसी बन गई उन लोगों। तो इस हिसाब से मजनू भाई की जो पेंटिंग है उसके दाम बढ़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी ऑक्शन हो रहा था। तो ये हो गया, दूसरा हो गया पेंटिंग। पेंटिंग के साथ साथ आर्टिफैक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत पुराना आपको एक रिंग मिल गई, ठीक है, आपने देखा होगा इनकी ऑक्शनिंग होती है 100 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़। ये भी तरीके होते हैं जिसके थ्रू एक ट्रांजैक्शनल वैल्यू हो रहा है, बैकडोर पे अलग ही डीलिंग चल रही है। अच्छा, मेरा एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये जो स्पोर्ट्समैन की जो चीज़ें बिकती हैं, क्या ये भी इसमें आती हैं? देखिए सारे तो नहीं आती हैं, कुछ तो फैन फॉलोइंग पे होती है, बट हाँ ये बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, स्पोर्ट्समैन तो नहीं, लेकिन बिजनेसमैन वाले जब खरीदते हैं ना तो बहुत सारे इसमें कैच रहता है। अब इसको इस तरह से एक मान के चलो किसी ने रोनाल्डो का जूता खरीदा, हाँ एग्जाम्पल लेते हैं, रोनाल्डो का जूता अगर किसी ने खरीद लिया और रोनाल्डो का जूता मान लो आ रहा है 200 करोड़ का, 200 करोड़ तो रोनाल्डो का तो आएगा ही, ठीक है। तो रोनाल्डो का जूता लिया 200 करोड़। अब ये बंदा क्या कर रहा है कि भैया मेरे पास ना 200 करोड़ का ब्लैक में कैश है, मैं इस कैश को कहां से करूं, कहां से करूं, कहां से करूं, कहां से करूं, इसको दिमाग आता है, इस ऑक्शन में जाता हूं, इस ऑक्शन में मेरा कैश कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस रोनाल्डो का मैंने जूता खरीदा है तो बस तो बनना ही है, ठीक है, कि XYZ बिलियनर ने या मिलियनर ने 200 करोड़ का खरीदा हुआ है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैंने तो सेट कर दी है इस जूते की 200 करोड़ की, मैंने अपना ब्लैक का पूरा कैश एग्जाम्पल के तौर पर वो पूरा 200 करोड़ यहां पर मैंने अपना जूता लेके वाइट कर लिया। पहली बात, अब मेरे को वो 200 करोड़ का हेडेक नहीं है कि मैं कहां पर रखूं, कैसे रखूं, मैंने जूते कन्वर्ट कर लिए। अब मेरे को एनफोर्समेंट एजेंसीज का भी डर नहीं है कि भाई आप कैश क्या ही निकालोगे, मेरे पास जूते हैं। अब यही जूते मैं आराम से कहीं पर लेके गया, मैं अपने प्राइवेट जेट पे ले गया, ठीक है, और इस प्राइवेट जेट को ले आके मेरी एक डीलिंग हो गई है कि अब मेरे को इसको मैं वाइट कैसे करूंगा। अब मैं जाके किसी के साथ जो बिजनेस डीलिंग कर रहा हूँ, वो रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन है, मान लो कोई शेख साहब है, वो बहुत बड़े रोनाल्डो के फैन है, हे अभिषेक मेरे को ये 200 करोड़ का जूता चाहिए, मांगता दोस्त। अब उसने कर दिया तो मैं सीधे जाऊंगा, बोले शेख साहब ये है आपके, चलो आपके स्विफ्ट अकाउंट से हमने ट्रांसफर कर दिया है। मैं यहाँ पे डीलिंग दिखाऊंगा, आई गेव अ प्रोडक्ट, उनको रोनाल्डो का जूता चाहिए था, पैसा वाइट भी हो गया, पैसा वाइट भी हो गया। बीच में चाहिए तो मैं 10-20% वो कमीशन, इसको भी और तरीके होते हैं, मैं केमन आइलैंड्स के थ्रू 3 और राउट करके करवा सकता हूँ, मैं उल्टा FII इन्वेस्टमेंट दिखा सकता हूँ। बाय द वे काफी सारे मार्केट में FII इन्वेस्टमेंट हमारे स्टॉक्स में ऐसे होते हैं, अगर डाउट है किसी लोगों को तो वो कमेंट्स में बताएंगे। तो इस तरह से भी ये चीजें होती है, तो ये बिल्कुल होता है। तो ये ऑक्शनिंग वाली चीज हो गई। फिर रिच लोग इलीगल अगर आप बोलोगे तो आर्टिफैक्ट्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स तो हमने बात कर लिया, जूते हो गए, अंगूठियां हो गई, आपको पता कमोड भी बिके हैं,
अच्छा, हाँ, कमोड भी। कमोड बिके। अरे भाई साहब 4-4 करोड़ रुपए में ऑथर्स के, बहुत पुराने ऑथर्स के कमोड बिके हुए हैं। अच्छा, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस तरह से भी काफ़ी सारी चीज़ें बिकती हैं। फिर अगर आप बात करोगे तो काफ़ी सारे क्या होता है, बेनामी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। और इंडिया में अगर बात करो तो हवाला ट्रांजैक्शंस होते हैं। आपको एक हैरानी की बात बताऊं, इंडिया में आज भी हर दिन एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन में रोज बहुत सारा हवाला का काम होता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाके गूगल भी करोगे तो आपको दिखेगा इस पे ऑलरेडी क्रैकडाउन किया जा चुका है, बट स्टिल आज भी वो चलता है। माना जाता है कि सबसे ज्यादा डायमंड की डीलिंग उस ट्रेन में होती है। अच्छा, यस। आपको और एक जान के हैरानी होगी, और कि हमारे देश में आज भी कुछ कम्युनिटीज हैं जो बैंक में कभी भी अकाउंट खोलती नहीं है। सही में? यस, बिकॉज उनको हमारे बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा नहीं है। यस, अगर आप में से कोई गुजरातीज, मारवाड़ीज लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, तो आप शायद थोड़ा समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप कमेंट्स में बता देना ताकि बाकी लोगों को समझ में आ जाए। तो ऐसी कुछ कम्युनिटीज़ हैं, दे डोंट ट्रस्ट ऑन द बैंकिंग सिस्टम, तो उनका एक अलग सिस्टम। अच्छा, आपने बाजार मूवी देखी है? हाँ हाँ, देखिए। तो बाजार मूवी में एक सीन आपको याद है जिसमें जो सैफ अली खान होते हैं वो एक 10 रुपए का नोट रखते हैं और 10 रुपए के नोट में कुछ लिखा रहता है। एक्चुअली आज भी उस तरह के ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा मैंने मूवीज में देखा है, आधे नोट कटे होते हैं, जब वो मिलाते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन हो जाता है उनका, तो गोल्ड इस का तरह या क्या होता डायमंड है, का। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें बहुत बार अलग अलग सिस्टम्स रहते हैं सबके। तो जैसे मान लीजिए आपका 10 का नोट हो, उसमें कुछ एक नंबर लिखा होगा और एक साइन रहेगा, तो वो जब आप एक की सोक पे जाके देंगे तो वो मैच करेंगे कि बोले हाँ ये है, तो ये हो गई आपकी डीलिंग इस तरह से। फिर तो ये आप मतलब ये भी एक और तरीका होता है जिसपे, और जिसपे आई थिंक काफ़ी सारे एनफोर्समेंट एजेंसीज और अथॉरिटीज़ इस पे टाइम पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। और एक है जहाँ पर कन्वर्जन्स होते हैं, वो हमारी ट्रेडिंग दुनिया को होता है डब्बा ट्रेडिंग। जिन लोगों को नहीं पता, डब्बा ट्रेडिंग एक ऐसे फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है जो कि बहुत इलीगल है। ये एक्सचेंजेस पे रिकॉर्ड नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होता है, बुक्स मेंटेन की जाती है। आजकल तो मैंने सुना है इस पर ऑप्शन ट्रेडिंग भी होने लग गई है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इलीगल क्यों, क्योंकि अगर आप एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो तो आपको STT, GST, BST, पता नहीं कितनी सारी चीजें देखते हैं। मतलब आप 100 रुपए कमाते हो, 80 रुपए तो आपके चले ही जाते हैं, सिंपल सा ब्रोकरेज ये वो। तो डब्बा में सिर्फ वो ब्रोकरेज वाला पार्ट रहता है, बाकी सारी चीज नहीं होती है। एंड एवरी वीकेंड पे सबका अलग रहता है, कहीं थर्सडे कहीं फ्राइडे को सेटलमेंट होती है। तो सेटलमेंट इन द सेंस, मान लो आपने 100 रुपए का शेयर लिया हुआ है, आज वो 100 रुपए का शेयर मान लीजिए 80 पे आ गया, नेगेटिव पकड़ते हैं, 80 आ गया, तो डब्बा वाला बोलेगा कि जो ये शॉर्टफॉल हो रहा है ना, ये आप कैश में आपको वो पे करना पड़ेगा। तो इस तरह भी काफ़ी सारे लोग कैश को सेटल करते हैं। बाय द वे मैं ये बता दूं कि अगर आप डब्बा ट्रेडिंग करने जा रहे हो, एज अ ट्रेडर जा रहे हो, और अगर आप 10 में से 8 बार सही हो रहे हो, तो आपको डब्बा ट्रेडिंग वाला ट्रेडिंग करने नहीं देगा। अच्छा, क्योंकि डब्बा ट्रेडर तो तभी पैसा बनाता है जब सामने वाला नुकसान करता है, और 90% लोग नुकसान करते हैं। अच्छा, ये जो लग्जरीज होती हैं, जैसे यॉट का बताया था, प्राइवेट जेट हो गया या रोलेक्स हो गया, ये जो लोग लेते हैं, ये क्यों लेते हैं? मतलब ये भी वाइट करने के लिए पैसा? यार देखो, रिच लोग ना आम आदमी से अलग ही सोचते हैं। आम आदमी यही सोचता रहेगा कि यार ये कितनी महंगी घड़ी क्यों पहन रहा है, ये क्यों पहन रहा है, ये यॉट में क्यों घूम रहा है। भाई साहब पहली बात है, ये हर महंगी घड़ी का एप्रिसिएशन वैल्यू अलग रहता है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, जब हम ये शूट कर रहे हैं तो एक बहुत फेमस व्यक्ति की शादी हुई है, ठीक है। हाँ, बात करेंगे, बात करते हैं, चलिए नाम भी ले लेते हैं उनका। तो दिन मोटा भाई के मोटा दोस्त बेटे जो भी है। तो उनकी अगर मैं बात करूँ तो अनंत जी का आपने देखा होगा, हाथ में काफ़ी बार फ्लॉन्ट करते हैं। 18 करोड़ की घड़ी है, जिनको नहीं पता, 18 करोड़ की एक घड़ी है, एक 8 करोड़ की घड़ी है और एक 24 करोड़ की घड़ी है। अब लोग सोचते हैं कि भैया ये 18 करोड़ की घड़ी क्यों पहन के घूम रहे हैं भाई साहब, क्योंकि वो 24% से अप्रिशिएट करती है वैल्यू उसकी। 24% इज बेसिकली व्हाट वॉरेन बफेट इज क्रिएटिंग इन CAGR। तो एक तरीके से वही CAGR आप घड़ी पहन के आराम से बिना टेंशन के प्लस शो ऑफ करके अगर कमा सकते हो तो क्या बुरा है। तो पहली बात है, आम आदमी को लगता है कि भैया ये इतनी महंगी घड़ी क्यों पहन रहे, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ समझनी है कि एक यार एक उमेर, मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, मान लो आज उमेर को करनी है एक 2000 करोड़ की डील, ठीक है। अब ये 2000 करोड़ की डील है तो ऑब्वियसली प्राइवेसी में करनी होगी। ऐसे थोड़ी मैं दुनिया को बताते बताते करूंगा, हो जाएगी उसके बाद पता चलने दो। लेकिन जब तक काम बन रहा है, काम बिगड़ भी सकता है ना, कॉम्पिटिटर बिगाड़ सकते हैं। तो उमेर क्या बोलेगा कि चलो एक काम करते हैं, मैं प्लेन के बिजनेस क्लास में जाता हूँ। आजकल ना प्लेन के बिजनेस क्लास में साला हर दूसरा इन्फ्लुएंसर घुसा रहता है, वो सब उल्लू बना रहे हैं भाई। मैं सीधे सीधे बात बताता हूँ, जितने इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं ना हम बिजनेस क्लास में जा रहे हैं, पहली बात तो गुड़गांव में 25,000 रुपए में स्टूडियो मिल रहा है, वो जेट
सेट जैसा दिखता है, ठीक है, वहाँ पर जाके सब शूट कर रहे हैं। मैं सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, ये चीज़ हो रही है। इसलिए मैं तो भैया नॉर्मल सीधा साधा बंदा हूँ, मैं बता देता हूँ। और बैंगलोर में जाओगे 55,000 में हो जाता है, 60,000 रुपये में वहाँ पर आपको भाड़े में आपको अच्छी लग्जरी व्हीकल मिल जाती है, 40 लाख से 80 लाख वाली 2 घंटे के लिए। आप बढ़िया चलाओ, फोटो खींचो, 2 लड़कियाँ भी मिल जाएंगी आपको, उसके साथ खींच लो, सिंपल सी क्या बात बोल रहे है। हो, रशियन में मिलती है 6,000 की? वो नहीं पता। तो ये चीज़ हो गई। अब ये अपन जो ये है, तो अब 2,000 करोड़ की अगर आपको डील करनी है तो सिंपल सी बात है, आप अगर इन एरियाज में तो नहीं जाओगे। अगर आप बिजनेस फ्लाइट में भी जाते हो तो आज भी बिजनेस फ्लाइट में भी क्रेडिट कार्ड में आजकल इतने ज़्यादा फीचर्स है कि बहुत सारे लोग यूबी एंटर हो जाते हैं। एंड मैं बता रहा हूँ गाइस, वर्थ नहीं है। एक बार गया हूँ, कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, मैं तो वेस्ट ऑफ मनी लगा। तो आप पहली चीज़ है वो वाली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आप ये समझो कि अगर वो नॉर्मल फ्लाइट में जाएंगे तो फिर भी बहुत सारे लोग सुन लेंगे। अगर अलग से भी मिलोगे तो बोलते हैं ना दीवारों की भी कान है, तो वो भी पॉसिबल नहीं कि होटल में जाके मिले। तो इसीलिए वो पूरी प्रिवेसी के लिए अपने ही यॉट, जो प्राइवेट यॉट होती है, वहीं पर काफ़ी सारी डीलिंग हुई है। धनाधन सिग्नेचर हुआ और धनाधन काम हुआ है। मैंने तो ये भी सुना है कि फ्लाइट में ही हो जाती है डीलिंग। बहुत सारे हवा में डील होते dealing हैं। हुई। एग्जैक्टली, तो जैसे हवा और पानी, यहाँ पर ये सारी डील हो जाती है। ना कोई traffic है। जमीन तो जब तक उतरता है तब तक सारा काम हो चुका रहता है। ये सिंपल सी बात है। तो वो इन लोगों ने उस चीज़ से, अच्छा बाय द वे, बिकॉज आपने जेट्स की बात करी है, जेट और इन सब की बात करी है, आपको पता है बिलियनर्स के लिए स्पेसिफिकली यूके, यूएस और रशिया में इन लोगों के लिए स्पेसिफिक एजेंसीज बनी है। ये स्पेसिफिक एजेंसीज आपको कस्टमाइज, बोइंग भी आप लोगे तो उसको भी कस्टमाइज करके देंगी। इन लोगों का काम ही ये चीज़ है। एंड बाय द वे, आपके व्यूअर्स को एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। बिलियनर्स की ना दुनिया अलग चलती है, रिच लोगों की दुनिया अलग चलती है। दे हैव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एजेंसीज जो इनके हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बात बताओ, आपने एक बहुत देखा होगा कि काफी सारे लोग पैसे बहुत सारा कमा लेते हैं, बट वो पैसे की भीड़ में उनके रिलेशनशिप्स बहुत स्पॉइल हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है, ये हो जाता है। हमारे देश के भी मैक्सिमम न्यू कम बिलियनर्स जो हैं, जो नए जनरेशन के बिलियनर्स हैं, वो डाइवोर्स ही हैं। जाके गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा। हिंट दे देता हूँ, हमारे देश के सबसे बड़े एक ब्रोकिंग हाउस के 2 भाइयों में से एक भाई के साथ भी ये चीज़ हो चुकी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ, ही हैज़ ऑलरेडी फाइल्ड। हमारे देश के जो सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड के चीज़ों को बताने वाली कंपनी है, उनके फाउंडर के साथ भी ये चीज़ हो चुकी है। ठीक है, कमेंट कर देना, कमेंट करके आप नाम बता दो वो कौन सी चीज़। और बाय द वे, अगर आप इसमें भी पिछले बार पता नहीं कितने लाइक्स किए थे, इस बार अगर 15,000 लाइक किए, थर्ड पार्ट में तो और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो यहाँ पर आप देखोगे कि उनकी कुछ एजेंसीज हो, तो आपने देखा रिलेशनशिप्स बहुत लोगों के खराब हो जाते हैं। और कुछ बिलियनर्स, आपने एक बीच में देखा था, एक इंस्टाग्राम पे एक इटालियन मिलियनर बहुत चला था, गाय लूका वाकी करके था। वो डांस करता रहता था और बॉडी उसकी अच्छी है, और उसने एट द एज ऑफ 50 अपनी गर्लफ्रेंड फाइनल बनाई, जो कि उससे आधे एज की थी। अभी उनके किड भी हुआ था आज से 1-2 साल पहले। कोविड में बहुत चले थे। कोविड में ना 2 बंदे बहुत चल रहे थे। पहले थे गाय लूका वाकी और दूसरा था डैन बिल्जेरियन। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये जो बंदे थे, आपने देखो, आप कभी सोचा होगा कि यार ये इतनी उम्र हो जाती है, फिर उसके बाद अचानक से इनका मन करता है कि यार अब तो पैसा कमा लिया, रुतबा कमा लिया, अब हमको एक रिलेशनशिप अच्छा वाला चाहिए। तो देयर आर एजेंसीज ओ भाई साहब, जो हेल्प करती हैं कि भाई हम आपके लिए परफेक्ट फिट ला के देंगे। क्योंकि देखो, ऐसे तो क्या होता है, पैसा है ना तो ऑपोजिट जेंडर आ ही जाता है कि सामने वाले के पास पैसा है, तो पैसे के चक्कर में तो ये इनका हेल्प करते हैं कि अच्छा नहीं सर, आपके लिए हमने ऐसा लड़का ढूंढा है या ऐसी लड़की ढूंढी है जो लॉयर है, ये है, ऐसा है, ये एज है, अच्छा आपको 30 की चाहिए, आप 60 के हो, कोई बात नहीं, हम आपको एक। तो एजेंसीज इनके लिए सब कुछ रहती है। और मैं आपको एक फाइनल एक चीज़ बताता हूँ। हम जहाँ पे दिल्ली पे बैठे हुए ना, दिल्ली में एक बंदा है जिसको हम पावर ब्रोकर कहते हैं। अच्छा। वो बंदा इस तरह के दिल्ली के आसपास के जितने रियल एस्टेट के मोगल्स हैं, जितने सारे मिलियनर्स हैं जिनकी एज हो गई है, उनको वो सारी चीज़ें, चाहे आपको अगर इंटरनेशनल तरीके से आपको इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना है, ही इज द गाय हु एक्चुअली हेल्प्स। हवाला करना है, हवाला, सब कुछ। इनफैक्ट अगर आपको मैरिज करनी है एट द एज ऑफ 60-65 फॉर विद अ गर्ल ऑफ 20-25, ये क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, इसको एक नॉर्मल लॉजिक सोचो। 60 साल का बंदा, ठीक है, जो दुनिया भर का पैसा कमा चुका है और उसका नाम है, वो अपना नाम को टार्निश नहीं होने दे सकता है, तो वो जाके बम्बल में अकाउंट नहीं बनाएगा। तो ही नीड्स समबडी हु इज रिलायबल, और वो बंदा दिल्ली में। लोग अगर गेस कर सकते हो कमेंट में नाम तो एजेंसी सबके लिए होती है। हाँ, एजेंसी मतलब ये ऐसा नहीं होता बहुत बड़ी एजेंसी ऑफिस खोल के बैठी है। दे विल हैव 2-3 पीपल हु विल बी Secretive कोऑर्डिनेटिंग, होंगी। सीक्रेटिव। जैसे एक फाइनल एक चीज बताता हूँ कि अब
ये बिल्कुल रियल केस सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे वर्ल्ड के जो टॉप 3 बिलियनर्स में से उनमें से किसी का एक है, तो उन्हीं के एक बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, ठीक है। अब ये बर्थडे पार्टी को उनको बहुत रॉयल करना था, रॉयल फैमिलीज को इनवाइट करना था, तो इन्होंने पहले एक प्राइवेट यॉट बुक करा, ठीक है। प्राइवेट, ये सब एक एजेंसी ने किया। उस प्राइवेट यॉट को बुक करने के बाद उन्होंने एक अपना खुद का उनका प्राइवेट आइलैंड है, वहां पर उस प्राइवेट यॉट को लेके गए, ठीक है। उसके बाद वहां पर क्या सर्व होगा पता है? वहां पर कहाँ के पता नहीं कौन से जमाने के, कौन से पुराने जमाने के, मतलब 100 साल पुराना, क्योंकि वाइन बोलते हैं जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है। 100, 150, 200 साल पुरानी वाली वाइन अलग से मंगाई गई, जो कि बहुत महंगी होती है। उसके बाद क्रैब्स एक अलग देश से मंगवाए गए। उसके बाद उन लोगों ने और भी पता नहीं क्या 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 नॉनवेज वाली बहुत सारी चीजें मंगाई गई। वो उधर सारे हेलीकॉप्टर से वहां पर पहले लैंड करवाए गए। उसके बाद सारी रॉयल फैमिलीज को भेजने के लिए अलग अलग जेट भेजे गए, जिसका पैड था ऊपर लैंड करने का। फिर वहां पर पार्टी करेगी। तो इस तरह से रिच लोग काम करते हैं अपना। अच्छा, एक बहुत फैमिली फेमस होती है, रॉथस्चाइल्ड करके कुछ है, रॉथस्चाइल्ड्स, उनके बारे में बताओ थोड़ा सा। तो रॉथस्चाइल्ड इज द मोस्ट, इनका मैंने सुना है कि काफी कनेक्शंस है मार्केट के अंदर। बहुत मार्केट का हर जगह है। आपको बात बताऊं, रॉथस्चाइल्ड का अगर आप जाके पूरी चेक करते हो जहाँ जहाँ इसका इन्वेस्टमेंट है, तो दुनिया की जो टॉप 20 कंपनीज है जो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं किसी तरीके से कंट्रोल करती हैं, सब जगह पर इनका स्टेक है। आप कोई भी कंपनी का नाम ले लो, सारी बड़ी कंपनी में इनका इनडायरेक्ट स्टेक है। अब रॉथस्चाइल्ड्स की अगर बात करें तो रॉथस्चाइल्ड इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि इनकी ना 3 थ्योरी चलती हैं। पहली थ्योरी ये रहती है कि भाई हमको किसी भी चीज़ को ओन नहीं करना, हमको कंट्रोल करना है। रिच पीपल डोंट ओन थिंग्स, दे कंट्रोल थिंग्स। इसको अर्थ समझो, ओन तो आपके और मेरे जैसे लोग करते हैं। हमको गाड़ी चाहिए, हमको ये घर चाहिए, बंगला चाहिए, ये तो हम ओन कर रहे हैं। ये कंट्रोल कैसे करेंगे? हम एयरलाइंस खरीद लेते हैं। ओ, अब का प्लेन किसको देना है, किसको नहीं देना, कितने बजे चलेगी, हम डिसाइड करेंगे। दिस इज हाउ दे थिंक। ओके। समझ रहे हो? हम गाड़ी क्यों, हम गाड़ी की कंपनी खरीदेंगे। तो दिस इज हाउ दे थिंक। तो वो कितना पैसा होगा उनके पास अगर एस्टिमेट बताओगे तो? यार भारत की जो इकोनॉमी है उसका 3 गुना कर दो उतना। अरे भाई, अब वो कितनी है, नंबर्स में तो लोग परेशान हो जाएंगे। नंबर्स, अब लेट्स सी जिसको कितना इंटरेस्ट है। पर अब रॉथस्चाइल्ड का क्विकली मैं बता देता हूँ। रॉथस्चाइल्ड के पीछे 3 बहुत बड़ी बड़ी जो कॉन्स्पिरेसीज भी चलती हैं। पहली कॉन्स्पिरेसी ये चलती है, कॉन्स्पिरेसी क्या, ये तो सच्ची है, ये है कि ये इंटर फैमिली ब्रीडिंग करते हैं। इन द सेंस इनके पहले ना 10 जो मेन मेंबर्स थे, 5 लड़कियां 5 लड़के, उनके जो मेन सदस्य थे उन्होंने बोला कि देखो भाई, हमारे जो सीक्रेट्स हैं, क्योंकि हम लोगों के बहुत खतरनाक वाले सीक्रेट्स हैं, हम बाहर रिवील नहीं कर सकते। हमारी प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा है, बाहर जाके ना फिर वो मुठभेड़ होता है, डिवीजन, ये वो नहीं करते। हमको सब अपने अंदर ही रखना है, रॉथस्चाइल्ड्स के अंदर। तो वो अपने घरों के अंदर ही शादियां करवाते रहते हैं, कजिन इसके साथ। ये सोचो कि खून गंदा नहीं करना, ऐसा टाइप। हाँ बिल्कुल। अब जेनेटिकली साइंटिफिकली लोग बोलेंगे कि ये गलत है, बट भाई उसके भी इनने सोल्यूशन निकाले। एक बहुत सही चीज़ अब इधर से याद आई, मैं रॉथस्चाइल्ड पे फिर आता हूँ। तो इन लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा है, अभी आप समझो। रॉथस्चाइल्ड्स थोड़े रॉयल लाइफ जैसे चीज़ सीखते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हमको कैंसर होता है, एग्जाम्पल, किसी को खुदा ना खास्ता हमारे फैमिली में किसी को कैंसर होता है, तो हम कीमो कराते हैं, हम पूरा ट्रीटमेंट कराते हैं। अब क्या हुआ था, और ये आपको बहुत लोगों ने देखा भी होगा, बीबीसी में देखा होगा, कहीं पर भी देखा होगा, न्यूज़ में भी आया होता। आज से कुछ साल पहले जस्ट जो ब्रिटेन फैमिली की जो सबसे रॉयल फैमिली है, उनके राजा को जब कैंसर प्रेडिक्ट किया गया था, तो टेक्निकली तो सबने ये सोचा था कि भैया कीमो कराएंगे, सब जगह पे बोला था। वो राजा ने बोला नहीं, मेरे को कीमो नहीं कराना है, आई नीड हर्ब्स। अच्छा, हर्ब्स चाहिए। और अगर हमारे एंशिएंट थ्योरीज को भी देखें तो काफ़ी जगह पे लिखे हुए हैं कि काफ़ी सारे हर्ब्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी चीज़ें क्योर कर सकती हैं। एंड उनके जो कंसल्टेंट्स थे उन्होंने हर्ब्स दिए और उनका कैंसर भी ट्रीट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, पूरी दुनिया तो कीमो के पीछे भाग रही है। हाँ। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े ये बन रहे हैं, इस पे 40 करोड़ 50 करोड़ व्यय, आज तक इसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने हब से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि बड़े लोग कंट्रोल कर रहे हैं भाई। बड़े लोगों को पता है कि भैया एलोपैथी के जाल में इन सबको फंसा दो, क्योंकि आयुर्वेद और ये हर्ब्स वर्ब्स से तो सारे लोग बच जाएंगे, जड़ से मिटा देती है सारी चीजें। आप खुद देख लो, इंडिया की हिस्ट्री में देख लो, सोने की चिड़िया कहते थे, हमारे इधर कोई बीमार नहीं पड़ता था एक समय पे। आप खुद देख लो, आज भी गरीब जो बस्ती में बैठता है, वो नाले के पास का पानी पीता है, उसका तो इम्यूनिटी खराब नहीं हो रहा, वो तो जी रहे हैं। आपने नोटिस करा है? एक और चीज नोटिस करो, ठीक है, भले ये हंसी की बात होगी, लेकिन मेरे बाल गए, ठीक है, हेरिडिटी के कारण, लेकिन आप और कितने लोग बोलते हैं कि नहीं, अच्छे से शैम्पू लगाओ, अच्छे से तेल लगाओ, मसाजिंग करो, ये करो, ज्यादा फर्क नहीं दिखता उससे, ठीक है। लेकिन एक नोटिस करो, और लोग क्या बोलते हैं आजकल, ये थ्योरी चलती है, अब देखो किस तरह ब्रेन वॉश किया गया है लोगों को। और थ्योरी क्या चलती है कि अरे यार, अगर आप अच्छे से अपने आप को मेंटेन करोगे, अच्छे से ये करोगे, प्रोटीन्स खाओगे, बोलते हैं, है ना, ये चीज़ है। अब एक सिंपल सा जाके आप थ्योरी देखना, एक चौल में घुस जाना, वहां पर गरीब बंदा है, वो 15 दिन से नहाता भी नहीं है, स्टिल उसके बाल आप देखना,
बढ़िया होता नोटिस करा होगा आपने, बढ़िया है। वो तो ना प्रोटीन ले पा रहा है ढंग से, ना उसके कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं, ना न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, सनलाइट तो भूल ही जाओ, तो फिर कैसे? मतलब आपका कहने का ये जो रिच लोग हैं ये हमें खराब करने के लिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं। यही है जो आप लोग, आपको एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ, सबसे ज्यादा वायरसेस कंप्यूटर या लैपटॉप के बनाते हैं एंटीवायरस कंपनी। लाइकवाइज सबसे ज्यादा टेररिज्म को हटाने के मिसाइल्स बनाते हैं वही कंट्री जो सबसे ज्यादा टेररिस्ट बनाती है। नाम नहीं लूंगा, विवाद हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ आपको समझनी है। तो रॉथशाइल्ड्स का वही है कि अपने ही फैमिली के अंदर ब्रीडिंग करवाते हैं। दूसरी चीज़ है ये काफ़ी सिन इंडस्ट्रीज को ओन करते हैं। सिन इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? टोबैको, अल्कोहल, क्योंकि इनको पता है कि लोगों का दिमाग खराब कर दो तो अपने आप ही हम सबको कंट्रोल करने लग जाएंगे। दारू पीने के बाद क्या होता है, लोग अपना वश खो ही बैठते हैं। सही बात है। आपने तभी तो न्यूज़ सुना होगा, दारू पी के किसी ने मर्डर किया, रेप किया, ये सारी चीज़ें हैं। लोग मन का काबू खो देते हैं, तो यही इनका काम है। प्लस रॉथशाइल्ड्स का मेन क्या है, ये लोग वर्ल्ड वॉर के टाइम से इनकी फैमिली की लीनियज चलती आ रही है। सुना जाता है कि ये लोग के पास इतना पैसा और पावर है कि ये लोग वॉर करा भी सकते हैं और अगला जो वर्ल्ड वॉर होगा वो भी यही लोग कराएंगे पीछे से। और इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि कोविड को लाया गया था रॉथशाइल्ड्स के द्वारा। इसके एक थ्योरी हम समझ लेते हैं। रॉथशाइल्ड्स कोविड को इसलिए लेके आए थे बिकॉज 2020 के पहले तक हर जगह पे ग्लोबल मार्केट अच्छे तरीके से स्टेबल थे। रिटेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे क्योंकि रिटेलर्स बड़े बड़े हेज फंड्स को भी पंगे देना शुरू कर रहे थे। उस पे आएंगे। ऐसे ओके तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लोग सोच रहे थे कि हम लोगों को नया इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, वॉर अभी करने का सही समय नहीं है, तो क्या किया जाए। तो कुछ इस तरह से चाइना को प्रोवोक करके कुछ चीज़ें करवाई गई, जिसके चक्कर में आप सब देख सकते हो पूरा ग्लोबल मार्केट मेल्टडाउन हुआ और उन्होंने सस्ते में सारी चीज़ों पे अपना स्टेक फिर से जमा लिया। और उसके बाद आप देखो 30 वीक्स में फास्टेस्ट रिकवरी हुई, इतिहास में कभी नहीं हुई है। जब कोविड इतना बड़ा था प्रॉब्लम, तो फिर इतने जल्दी रिकवरी कैसे हो गई सब चीज़ों? और आपने बताया भी था कि इसकी न्यूज़ भी खत्म हो गई थी बहुत जल्दी। रातों रात सारे न्यूज़ चैनल्स ने, आप देखो मजाल 2020 में आप बैठो खजाना, अरे कोविड कोविड, ये मर रहा, वो मर रहा, ये मर रहा, डर के मारे मैं खुद 6 महीने से बाहर नहीं निकल रहा था और अचानक से सब खत्म। कोविड तो खत्म ही नहीं हुआ था। कोविड तो आज भी है, कोविड तो आज भी चल रहा है। बट आज कोई देखो, आज सेम आप देख लो, फरवरी 2022 की बात कर लो, रशिया यूक्रेन का वॉर चालू हो रहा है, अब तो दुनिया खत्म, न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर। वॉर तो आज भी चल रहा है, सिर्फ एक महीने की बात हुई, टक करके हर जगह के मार्केट गिरे, फिर हट करके ऊपर चले जा रहे हैं। तो ये सब ना तरीके होते हैं जिससे कि लोग चीज़ें एक्यूमुलेट करते हैं। अच्छा, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काफ़ी चल रही है जो इंटरनेट पे है कि यहाँ की जो सबसे बड़ी कंपनी है जिसने बहुत सारे सिम लॉन्चेस किए हैं, नई नई चीज़ें लॉन्चेस कर रही है, स्टोर लॉन्च कर रही है, वो कुछ नाम तो हम गैस ही नहीं कर पा रहे, नाम नहीं ले रहा मैं, नाम तो गैस ही नहीं कर सकते। सही हाँ, बात है। बिल्कुल हाँ। उन्होंने कुछ केमिकल डाल रखे हैं अपने प्रोडक्ट्स में जिससे वो कंट्रोल कर सके। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जो मैंने इंटरनेट पे देखी। हाँ, तो ये तो मैं कहूँगा कुछ कॉन्स्पिरेसीज हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी तो ये लोग ये सब ना खुद ही घुमाते हैं। अच्छा, क्यों? उसका रीजन है, जब कॉन्स्पिरेसीज घुमा देंगे तो नॉर्मल लोग हल्के में लेंगे, अरे यार इनके बारे में तो ये भी सुना वो भी सुना। तो ये क्या होगा कि गंदे आलूओं के साथ अच्छा आलू मिक्स कर दो तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन सा क्या सही है, तो सब बोलेंगे सभी गंदा है। हाँ, तो ये क्या होता है कि इतने वाद विवाद बचा दो कि मेन वाला विवाद ये आराम से निकाल लें। तो ये वाली चीज़ है। तो मेरे को नहीं लगता इस तरह से केमिकल करा होगा। बट हाँ, ये पॉइंट हमने छोड़ा, कंट्रोल तो करते, बताओ कैसे? कंट्रोल तो भैया हमको सदियों से करा जा रहा है। बहुत सिंपल है, आपकी पब्लिक समझ जाएगी। देखो, पहले हमको कंट्रोल कैसे करने की शुरू करी, पहले लोगों ने आज से 30-40 साल पहले बोल दिया, एक चीज़ निकाली, टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन का अर्थ ही लोगों ने नहीं समझा। लोगों को लगा, कभी किसी ने सोचा ही नहीं टेलीविजन को टेलीविजन क्यों कहा गया। टेलीविजन को इसलिए कहा गया कि उसको तोड़ो, टेल अ विजन, वो अपना विजन आपके अंदर बता रहे हैं। अच्छा। आप खुद देख लो, आप बचपन में देखते थे डोरेमोन, उसके बाद 10 बार डोरेमोन डोरेमोन यही गाते होगे। ठीक है, आप बचपन में शक्तिमान देखे, लोग छत पे जाके शक्तिमान शक्तिमान कर रहे हैं। लोगों ने देखा इस तरह की शर्ट्स चल रही हैं, लोग इस तरह की शर्ट पहन रहे हैं, उस तरह की पैंट, शर्ट पैंट के सप्लायर्स हो गए। तो पहला आ गया टेलीविजन। उसके बाद इन्होंने बोला कि भले नहीं 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 हमको और कंट्रोल करना है। अब क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने दूसरी चीज़ निकाल दी। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या निकाल दी, बोले भाई अब 1 घंटे का टाइम ले लो, मोबाइल निकाल लो, टेलीफोन निकाल लो। 1-1 घंटे लोग लगने लग गए। पहले लोगों को जरूरत नहीं होती थी, 8-8 दिन लेटर लिख के बैठे रहते थे, कबूतर जा 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 कहते थे। लेकिन अब अचानक से इनको रोज 1 घंटे बात करनी है, फिर 1 घंटे हो गए, फिर बोले ना ना इनका टाइम तो और खोपचे करना है, फिर निकाल दिया इंटरनेट। तो इंटरनेट पे 2-2 घंटे मेल लिख रहे हैं भैया, मेल हर फीमेल को मेल लिखे जा रहे हैं। तो फिर ये हो गया। फिर उसके बाद बोले ना अब इनका पूरा और माइंड कंट्रोल करना है, फिर निकाल दिया सोशल मीडिया।
सोशल मीडिया में लोग 10-10 घंटे काचा बादाम देखे जा रहे हैं, तो फिर ये हो गया। फिर उसके बाद बोले नहीं नहीं नहीं, अब तो और भी अपन को करना है। फिर उसके बाद इनने क्या निकाल दिया है, वेरिएबल्स निकाल दिए। अब लोग सोते वक्त भी हाथ में हाँ हेलो हेलो ये करे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये निकाल दिया। आप खुद देख लो, पूरे लोग तो लगे पूरा कंट्रोल करना कभी आपने नोटिस करा है 10,000 स्टेप्स वाली जो थ्योरी है, हम सबको बचपन से पता है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, लेकिन ये 10,000 स्टेप्स वाली बात अचानक से लास्ट 4 साल में कितनी की प्रमोट हो रही है? क्योंकि जब तक स्टेप्स की बात नहीं करेंगे तो लोग ट्रैक की बात नहीं करेंगे, और ट्रैकिंग की बात नहीं होगी तो तब तक वेरिएबल्स कौन लेगा? फिर उसके वे और फाइनली कंट्रोल अब हमारे माइंड में पहुंच गए। वो क्या ग्लासेस आने लग गए हैं, क्या बोलते हैं, एप्पल प्रो, एप्पल वॉच, ये वो, अब तो माइंड विजन प्रो, एप्पल विजन प्रो, गूगल विजन प्रो, अब माइंड पे आ गए। धीरे धीरे पूरे बॉडी पे कंट्रोल हो जाएंगे। हाथ पे अपन ये पहनेंगे, कान पे ये पहनेंगे, नाक पे ये पहनेंगे, पूरा रोबोट बन जाएंगे। और टर्मिनेटर अगर आप इन रिच लोगों को देखोगे, ये कुछ नहीं पहनते ऐसा। रिच लोग एकदम सिंपल, मुकेश जी ऐसे आराम से एक नॉर्मल शर्ट पहनेंगे, ट्राउजर पहनेंगे, घूम रहे। और हम लोग सोचते हैं कि भैया ये तो हम सोच रहे हैं फोन लेके वॉच पहन के थोड़ा छपरी, मतलब अच्छे लगेंगे। हाँ वो तो बस वही वाली चीज़ है कि घूम फिर के हम लोग उनके कंट्रोल पे। अच्छा, एक थ्योरी और है जो मैं डिस्कस करूंगा। ये जो सारे रिच लोग होते हैं, जो फैमिली आपने बताई, लोग बोलते हैं कि ये ज़्यादा ना उसमें डार्क वेब में, इल्यूमिनाटी में इन्वॉल्व है। इन दोनों के बारे में बात करो अब, इल्यूमिनाटी और डार्क वेब। पहले मैं तो डार्क साइड की बात करता हूँ। देखो डार्क साइड नहीं, डार्क वेब। वेब, हाँ मैं वो डार्क साइड से ही डार्क वेब पे आऊंगा। तो वो जो ये चीज़ होती है ना, आप बात करो इल्यूमिनाटी और ये सारी चीज़ों की, उससे पहले मैं ये साइड बता दूँ, क्योंकि ये मैंने आज तक अभी किसी भी वीडियो में बोला नहीं है। तो देखो ये जो डार्क वाला साइड है ना, डार्क साइड या डार्क वेब है, ये बहुत बेकार चीज़ है। पहली बात है, इस पर आप लोगों को तो एक्सेस करना नहीं चाहिए, सब कुछ हैक कर लेते हैं। कर लिया तो बचोगे नहीं। हाँ बचोगे नहीं, और सब कुछ हैक कर लेते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि ये जो हाई एंड प्रोफाइल वाले मर्डर्स होते हैं ना, जो अचानक से हम न्यूज़ में सुनते हैं, बॉलीवुड के कोई बड़े सेलिब्रिटी के हो गए या फिर बाहर विदेशों में हो गए, तो ये सारी चीज़ें का जो एक्सेस होता है वो डार्क वेब से होता है। तो डार्क वेब में क्या होता है कि अनऑफिशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहाँ पर आप हायर कर सकते हो पिन पॉइंट गन शॉट मारने वाला, बैंडेड, टेररिस्ट, सब कुछ। मतलब वहाँ पे तो मर्डर्स के लिए भी लोग पे करते हैं बिटकॉइन पे के थ्रू। सब। तो वहाँ पर सबसे गंदा सीन क्या होता है, उसको समझने के पहले MBA के छात्र समझ जाएंगे या कॉमर्स के छात्र समझ जाएंगे। एक मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी होती है, उसमें 5 लेयर होते हैं। वो ये कहती है कि एक इंसान के 5 अलग अलग नीड्स होते हैं, ठीक है, और वो धीरे धीरे जैसे सेटिस्फाई होता है वो ऊपर के लेयर पे पहुंचता है। पहले होता है बेसिक नीड्स, खाना पीना सोना, ठीक है, फिर होता है थोड़ा ऊपर के नीड्स, सेक्स करना, ये सारी चीज़ें, ये दूसरी वाली चीज़ हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो ऊपर जाते हैं, तो फिर उनको चाहिए एक सिक्योरिटी चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, हमको सैलरी चाहिए, फैमिली चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर जाते हैं, जब ये सारी चीज़ होती है, हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, सेविंग्स चाहिए, एंड फाइनली जब सब कुछ हो गया तो चाहिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अब ये सारी चीज़ों से ऊपर उड़ गए। अब इसलिए आप देखोगे बिलियनर तो पूरी उनके 100 पुश्तियां निकल जाएंगी, बट स्टिल वो खेले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो एक्चुअलाइजेशन है, नंबर 1 पे कौन होगा। अब उसको भी जो पार कर गया है वो आते हैं अभी से डार्क वेब वाले सीड पे। अब इनको खुशी किस चीज़ से मिलती है कि भाई अजीब अजीब चीज़ें, उनकी डार्क फैंटेसीज है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बेकार चीज़ करते हैं ये लोग कि रास्ते से अगर किसी को किडनैप कर लिया, ज़्यादातर लास वेगस की तरफ ये बहुत होते हैं, तो वहाँ से किसी को किडनैप कर लिया स्पेसिफिकली डिस्क में, क्योंकि बहुत सारे साइकेडेलिक्स ले लेते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, तो वो लोग अपने होश में रहते नहीं है। उनको उठा भी लिया तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि लोग ट्रैक करके रखते हैं उनको। ये डार्क रूम एक अलग सुनसान जगह पे हो जाएगी, जिसकी ब्रॉडकास्टिंग स्पेसिफिकली ये कुछ रिच लोगों के लिए होंगी। रिच लोग इस पे बेटिंग करेंगे कि इसके अगर उंगली काटी तो मैं इसके तुमको दूंगा 10 करोड़, अगर इसके पैर काटा तो ये होगा। और उस पे ये लोग शर्त लगाते हैं, बेट लगाते हैं कि ये मरेगा कब। तो इस तरह की क्रूअल चीजें होती हैं वहां पे। तो ये सारे रिच लोग इस तरह से, तो ये कुछ कुछ मूवीज में डिपिक्ट करने की कोशिश भी की गई है, बट वो खुल के नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक मैंने आपका किस्सा भी सुना था टॉम हॉलैंड के साथ कुछ, नहीं टॉम क्रूज के साथ। तो टॉम क्रूज की एक मूवी में तो यही वाली चीज है कि आईज वाइड शट करके एक मूवी थी, तो उसमें टॉम क्रूज ने काम करा था, और उसमें यही चीज दिखाई गई थी। 30 मिनट का उसमें सेगमेंट था, वो उड़ा दिया गया बाय द वे, ठीक है। उनके जो मूवी जिनने बनाई थी, वो मूवी के रिलीज होने से पहले वो निपट गए, डायरेक्टर वो मर गए। और उसके बाद क्या होगा कि ये पूरी मूवी निकली, और इसमें बहुत जगह पे दिखाया भी हुआ, उनका शेड्स दिखाया हुआ है किस तरह से ये वाली चीज़ करी गई। और ये मूवी तो छोड़िए, और भी है एक, अगर आप आई थिंक हॉस्टल करके मूवी निकली हुई थी, वहाँ पर कहीं ना कहीं डार्क रूम्स के बारे में दिखाया गया है, हल्की फुल्की झलकें दिखाई गई हैं। इनफैक्ट अगर आपने वो मूवी देखी है जिसमें एक गुड्डा बना रहता है, लोगों को कमेंट में गेस करने देते हैं, मैं नाम भूल गया हूँ, वो एक गुड्डा रहता है, साइकिल चलाता रहता है, और उसके आँख में ऐसे ऐसे रहता है, एक एक लोग गिरते हैं। उसमें थ्योरी उनने चेंज कर दी कि एक बदला लेने के हिसाब से, लेकिन वो जो गेम्स खेलता है ना, उस तरह की चीज़ें होती है। तो इल्यूमिनाटी भी सीक्रेट सोसाइटीज का एक पार्ट होती है। ये सच में होती है यार, है पक्का है। इनके पास हो गया एलियन का एक्सेस। एरिया 51 बोलते हैं उसको।
वो तो लोग अब मजाक बना दिए उसको। मजाक नहीं है। देखो इल्यूमिनाटी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इट्स अ सीक्रेट सोसाइटी, बट जो इंटरनेट पे आप देखते हो वो वैसा नहीं है। इंटरनेट पे तुमने अलग ही बना दी है कि सफ़ेद साड़ी पहन के औरत घूम रही है इल्यूमिनाटी है, वो सब वैसा नहीं रहता। सो दीज आर लाइक सीक्रेट सोसाइटीज़ होती हैं। दे उन लोग वो लोग कन्वेंशनल थ्योरी से दूर हैं। देखो लाइफ में आगे बढ़ना है तो दूसरों से हट के सोचना है, ये लोग एकदम हट के सोचते हैं और इनकी सोसाइटी अलग है। इनफैक्ट आपको इंडिया में जान के हैरान होगा कि हनी सिंह को भी इल्यूमिनाटी ने अप्रोच किया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। और ये चीज़ खुद हनी पाजी बोल चुके हैं ऑन स्क्रीन, ठीक है। हाँ, वो जो उन्होंने लंदन का किस्सा बताया था एक बारी। बिल्कुल। तो क्या हो जाता है कि क्योंकि ये अलग अलग सेक्ट्स होते हैं, इल्यूमिनाटी हो गया, सैटर्न हो गया, ये चीज़ हो गई। और देखो सैटर्न वाली थ्योरी भी सही है, एक जहाँ सिंपल पे अपनी सोल बेची जाती है ना हाँ सोल Saturn बेची को। जाती है। यार देखो सिंपल सी बात है, हम सब कहते हैं भगवान है, ईश्वर है, जो भी है, सब अलग अलग नाम लेते हैं। जब भगवान है तो शैतान भी है, सही बात है। और शैतान परेशान है कि लोग भगवान को इतना क्यों पूज रहे हैं, क्यों भगवान के पास जा रहे हैं, क्योंकि भाई उससे पॉजिटिविटी मिल रही है। तो शैतान भी तो अपने कुछ कारनामे करना चाहेगा। तो आप एक चीज़ नोटिस करना, स्पेसिफिकली पॉप कल्चर में ये देखना, पॉप कल्चर में बहुत सारे पॉप स्टार्स डेविल साइंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, हाँ, ठीक बहुत है। ज़्यादा। और डेविल साइंस के साथ प्रमोट करने के साथ साथ काफ़ी सारे पॉप स्टार्स बहुत ज़्यादा सक्सेस तो हासिल करते हैं, बट उनकी डेथ बहुत ट्रैजिक होती है। हाँ 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 हाँ। सारे सेलिब्रिटी बड़े वाले पॉप स्टार्स का आप देखो, स्पेसिफिकली विदेश में, नाम एमजे देख लो, ट्रेविस स्कॉट देख लो, मरा नहीं है पर हाँ वो एक बंदा है। बहुत सारे एग्जैक्टली तो ये क्यों होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो सैटर्न के साथ डील ही वैसी रहती है कि जब तक आपका पीक चल रहा है, आपको खतरनाक सब गाड़ी बंगला ये सब मिलेगा। वो आप प्रमोट करते रहो हमारा, लेकिन हमारा एग्रीमेंट है कि भैया जब जाओगे तो गंदी मौत होनी है। एक ट्रेविस के इवेंट में तो बहुत सारे लोग मर भी गए थे यस, क्योंकि वो ऐसे ऐसे कुछ कर रहा था। कुछ लोग का ये भी मानना है कि उसमें वो जो सेंटर को वो क्या कहते हैं सैटर्न का वो रिचुअल्स हो रहे थे। रिचुअल्स, बिल्कुल। बाय द वे मैं जगह नहीं बताऊंगा, हाँ। मैं उनमें से एक के बाहर तो गया हुआ हूँ। अच्छा इंडिया में सिर्फ 2 सैटानिक चर्चेस हैं, अच्छा। प्रॉपर वाले, बाकी नकली वकली वाले नहीं। अब लोगों को गेस करने देते, थोड़ा गूगल ये भी तो करें। सिर्फ 2 प्रॉपर सैटानिक चर्च हैं। हाँ। चलो एक और बड़ा हिंट दे देता हूँ, एक की सिटी में तो मैं रहता हूँ। चलो अच्छा ठीक है। अच्छा अभी जैसे मैंने पूछा था रॉथस्चाइल्ड जो है वो आपने बताया था स्टार्टिंग में कंट्रोल करते हैं, तो क्या वो इल्यूमिनाटी का पार्ट है? इसका आंसर नहीं दिया आपने, क्यों नहीं दिया? डर है? ये इसको थर्ड पार्ट में देखेंगे। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा प्रिडिक्शंस की आपने बात करी, स्पिरिचुअल की बात करी, तो उस पर आऊँगा मैं। जैसे आपने बोला भी है और मैंने देखा भी है, बहुत सारे जो लोग हैं जब भी वो अपनी सक्सेस पाने आते हैं, जैसे स्टीव जॉब है, मार्क जुकरबर्ग है, मैंने सुना है कि ये इंडिया में आके स्पिरिचुअल होके फिर उन्होंने सक्सेस हासिल करी। हाँ, तो क्या सच है? बिल्कुल सच है। तो देखो मार्क जकरबर्ग तो स्टीव जॉब्स पहले इंडिया आए थे, इंडिया में वो काफ़ी दिन रुके थे बाय द वे, एंड वो यहाँ पर काफ़ी स्पिरिचुअल योगी से भी मिले थे, बट वो कैची धाम गए थे, नीम करोली बाबा जी के पास गए थे, और उधर से उनको काफ़ी अच्छे आइडिया, जिसके कारण एप्पल इतना बड़ा बना। अच्छा उसके बाद जब वो डेथ बेड पे थे तो मार्क जकरबर्ग को भी उन्होंने यही सेम चीज़ कही कि बॉस अगर एक जगह पर जाना है तो दैट इज़ नीम करोली बाबा, कैची धाम। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इन जनरल भी आप काफ़ी सारी चीज़ें देखोगे तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द लाइफ ऑफ अ लॉट ऑफ बिलियनर्स एंड मिलियनर्स। हमारे देश में अगर आप बात करो, मुकेश अंबानी जी के लिए भी कहा जाता है बहुत ज़्यादा श्रद्धालु है, बहुत रिलीजियस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉलो करते हैं। सेम गोज विथ अगर आप अडानी की भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बात करी जाती है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने ये करी हुई है। तो पॉइंट तो ये है कि हाँ ये लोग सारे जो बड़े बड़े लोग रहते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रहते हैं, इंटरनेशनल लोग भी रहते हैं। अब आप बोलोगे कि अरे बिल गेट्स कौन सा स्पिरिचुअल है, जेफ बेजोस कौन सा स्पिरिचुअल है, जस्ट बिकॉज कोई दिखा नहीं रहा डजंट मीन कि वो है नहीं। अच्छा, फिर ये हमारे यहाँ के जो लोग हैं ये इतना क्यों दूर जाते हैं स्पिरिचुअलिटी से? फिर वापस वही हो गया ना, उनको वही लगता है कि कूल बनना है तो ये सब नहीं करना चाहिए। बड़े लोगों ने करप्ट कर दिया है माइंड। आप अगर वो देखो, वो सोशल डिलेमा जो मूवी बनी हुई थी नेटफ्लिक्स पे, वो भी तो यही दिखा रही है किस तरह से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीज़ों ने मेक श्योर किया है कि आप किस तरह से इन सारी चीज़ों से दूर रह सको, वो नहीं दूर ना रह सको। आपने अगर आपके दर्शकों ने देखी होगी, वो किसी तरह से आपको एडिक्ट करके रखने की कोशिश करते, हुकअप करके रखने की कोशिश करते। और दूसरी चीज़ है, देखो अगर खाने के लिए 100 रोटियां हैं, ठीक है, और मेरी भूख अगर 90 रोटी की है, तो मैं तो कोशिश करूंगा सबको बोल दूं कि इधर जहर है, तो अपने आप सब चले जाएंगे, कोई आके चेक भी नहीं कर रहा। बड़े लोग भी वही कर रहे हैं, उनको पूरा 90% वेल्थ एक्वायर करना है, 90% प्लेजर्स चाहिए, तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों में आपको उलझा के रख दिया है कि आप फंस जाओ। मैं अभी 1-2 जगह पे मैंने बोला है, लेकिन यहाँ पर भी बोलता हूँ, आपके ऑडियंस कमेंट करके बताएंगे, अगर मैं 3 दिन के लिए आपका फ़ोन लेके चले जाऊँ, ठीक है, और आपके पास कोई एक्सेस नहीं है, और आपको एक रूम पे छोड़ दूँ, कितने लोग प्रॉपर नॉर्मल रह पाओगे? गेस करके रखो। ना इंटरनेट है वहाँ पे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बस
ये चीज़ सोचो, हम अपना फ़ोन को नहीं रख पाते हैं यार। मैं भी सेम सबके लिए बोल रहा हूँ, हम फ़ोन को, और सिंपल सा है, 6 साल पहले या 5 साल पहले जाके अपने फ़ोन का अगर आपने कितना टाइम कंज्यूम करते थे वो देखते हो, और आज आप देखो एवरेज दिन का कितना कंज्यूम कर रहे हो। हम लोग तो एडिक्ट हो इसका चुके मतलब हैं। यही है कि गोड़ी चमड़ी की ज़्यादा बातें मत समझो, बस एग्जैक्टली, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस स्पिरिचुअलिटी करो। पे फोकस करो। अच्छा, यहाँ पे मैं सिम्पसन्स की बात लेके आऊँगा, ठीक है, उसकी प्रिडिक्शन काफ़ी ज़्यादा वायरल चलती हैं। मैंने सोचा इसमें भी पूछ लिया जाए आपसे कुछ, पूछे पूछे। क्या इसकी प्रिडिक्शन सही होती है? मेरे को लगता है कि ये जब प्रिडिक्शन सही हो जाती है, जब वो ऐड कर देते हैं कुछ, यार देखो, एडिट करके डाल देते हैं। तो ये तो यार अपने हिसाब से वो फिजिबिलिटी के हिसाब से करते हैं, कभी 2020 में वॉर कर देते हैं, कभी 2024 में वॉर कर देते हैं अपने हिसाब से, और इंस्टाग्राम पे वो चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो बकैती है पहली बात। सच कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे अचानक से आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई सॉ इन माई चाइल्डहुड। अरे भाई, इतने सारे लोगों ने इंडिया में सिम्पसन्स नहीं देखा था यार। सिम्पसन्स तो आधे लोग को अभी पता चला कि इस तरह का कोई शो भी था, तो वो देखा तो किसी भी नहीं था। और ये सब मिक्स टेप करके कोई सा भी एक एपिसोड निकाल के लगा देंगे। सिम्पसन्स ने क्या करा था, अपना इमेजिनेशन को यूज़ करके काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करी थी, जिसमें से कुछ चीज़ें मैच हो जाती हैं। लेकिन बोलते हैं कि उनका जो क्रिएटर वो फ्यूचर से आया है, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो ट्रम्प की थ्योरी थी जो बनाया था एपिसोड, वो तो ट्रू देखिए था। कुछ कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें तो सही हैं, ठीक है, बट व्हाट इज द रियलिटी, वो टाइम ट्रैवल है या हो सकता है उससे भी कुछ बियॉन्ड हो जो शायद हमको भी नहीं पता। हो सकता है। तो अभी हम सोच रहे हैं टाइम ट्रैवल है, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि उस समय पे हो सकता है उनका डायरेक्टर टाइम ट्रैवल नहीं था, हो सकता है कोई एक्सटर्नल चीज़ ने आके उनको बताई होगी ये वाली चीज़, या हो सकता है, एक तो बड़ी थ्योरी ये है कि सिम्पसन्स की प्रिडिक्शंस इसलिए शायद सही हो रही होंगी क्योंकि हमको तब से तैयार करके रखा है सीक्रेट सोसाइटीज़ ने कि हम ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं। वो जो टेलीविजन, टेल द विजन, ये होने वाला है। एग्जैक्टली। अच्छा, आजकल क्रिप्टो बहुत चल रहा है, सुना होगा आपने, बुल रन में अभी 70,000 72,000 क्रॉस कर दिया। तो क्या लगता है, बबल देखो है? पहली बात तो मैं थोड़ा सा खुश हूँ क्योंकि अब मैं इन्वेस्टमेंट होगी। हाँ, तो अब मैं एटलीस्ट अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को देखता हूँ। मैंने एक्चुअली, मैं हॉडलर हूँ क्रिप्टो में, मैं आई डोंट ट्रेड, हॉडलर हूँ। उसमें मेरे मेन तो इन्वेस्टमेंट, डिस्क्लेमर, बाय सेल कुछ भी नहीं है, बट हाँ मेन है अपना इथेरियम, बिटकॉइन और मैटिक पे, और बाकी सारे मैंने टाइम पास के वो लेके रखे हुए हैं ताकि किसी दोस्त की शादी में जाऊंगा तो बताऊंगा कि देखो 1000 गुना हो गए, 2000 गुना हो गए। उसको तो पता नहीं है कौन से लिए नहीं हुए, तो नहीं बताऊंगा। तो इस हिसाब से तो अच्छी रैली आई हुई है। देखो क्रिप्टो चलेगा, ये एक अच्छा पॉज के बाद जो उसने एक ब्रेकआउट अभी देने की कोशिश करे वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक ना बहुत बड़ा करेक्शन चाहिए था, मस्ट नीडेड था। मैं तो खुद ही कहता था, रीजन ये था बहुत सारे शिट कॉइन्स चल रहे थे, साला मीम के कॉइन्स बन रहे हैं, कोई बोल देता है कि टू द मून, तो टू द मून हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तो कचरा वाला सब जाएगा। बिटकॉइन, क्रिप्टो, ये सारे चलेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, अभी वापस हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने यही कहा है कि हमको तो समझ में नहीं आता, ये करेंसी नहीं मानी जाएगी, करेंसी नहीं मानी जाएगी, करेंसी नहीं मानी जाएगी तो भी टैक्स हम लगाएंगे। बट वही है कि मतलब टेक्निकली वही है कि गवर्नमेंट ऑल्सो रियलाइजेस कि अगर क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पर ज़्यादा छूट दे दी तो वो सेंट्रलाइजेशन नहीं रहेगा, डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। पर एक चीज़ ये है कि अगर क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, अगर आपके कोई व्यूअर हैं जो क्रिप्टो करेंसीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो अभी तो अगर छोटा कैपिटल है तो बिल्कुल यहाँ पर अपना ट्रेड इन्वेस्ट बिल्कुल करे। बट मेरा सजेशन रहेगा कि इवेंचुअली अगर इसी में फ्यूचर बनाना है तो कंट्री थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, आप बाहर जाके रहिए। अच्छा, इसके रिलेटेड आपको कुछ स्कैम पता है या नॉलेज है? क्योंकि मैंने सुना है कि लोग क्या कर रहे थे, पहले इसको पंप एंड डंप कर रहे थे, इनका कुछ साइकिल होता है, समथिंग कुछ लाइक। तो एक तो FTX का हुआ था सैम, उसने तो पूरी एक्सचेंज ही डुबा दी थी। अच्छा, क्या था? तो वो बंदे ने एक एक्सचेंज बनाई हुई थी, और भाई साहब वो यंगेस्ट बिलियनर था फोर्ब्स पे। अच्छा। हाँ, तो वो बंदे ने 23 साल में ऐसे 100 बन गया था, 23-24 साल में। और वो बंदा बोलता था क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर, बड़े बड़े इवेंट्स करवाता था, उस इवेंट्स में क्लिंटन को बुलाता था एंड बड़े बड़े लोगों को बुलाता था। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो बंदा अब एक्सचेंज बना रहा था, ठीक है, एक्सचेंज बनाते बनाते एक समय पे वो क्लाइंट्स के पैसे जो वॉलेट्स में उधर रहते थे उन्हीं को, क्योंकि खुद का ही एक्सचेंज है, तो उन्हीं को यूज़ कर करके वो अपने खुद के कॉइन्स खरीदता था। अच्छा। और वो जब कर्जा बढ़ता जा रहा था, एक बार में वो इलीगल ऑपरेशंस के बारे में पता लगा, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पता लगा, तो धीरे धीरे करके फाइनली, और उसको पता है जो क्रिप्टो का सबसे बड़ा स्कैम कर चुका है जिसका नाम सैम है, उसको जितनी सज़ा सुनाई गई है आज तक किसी को नहीं इतिहास में सुनाई गई है। आई थिंक सो 118 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। अच्छा, तो इतना तो जीने भी नहीं वाला। कितने पैसे लूटे थे उसने? वो $8 बिलियन आई थिंक सो गए हैं।
बहुत कम है यार। देखो बहुत कम है इस हिसाब से। और इंडिया में भी काफ़ी ये हुआ है क्योंकि हैकर्स काफ़ी बढ़ गए हैं, स्कैम से ज़्यादा तो हैकर्स है यहाँ पे, इसलिए इसके लिए कोल्ड वॉलेट्स बोलते हैं कि भाई उस पर थोड़ा सा लोगों को वर्क करना चाहिए। प्लस इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया है कि जब से रेगुलेशंस थोड़े से टाइट हुए हैं तो इंडिया की काफ़ी सारी क्रिप्टो कंपनीज को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। बट आई थिंक गोइंग अहेड वापस एक दौर आएगा, इट्स जस्ट दैट गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, फिर हम स्टॉक मार्केट पे भी बढ़ेंगे आगे, उसके क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन जो अभी अंबानी की प्री वेडिंग हुई है, वेडिंग हुई है? लोग इसी में प्री वेडिंग है। अच्छा, कितना पैसा लगा दिया होगा उन्होंने? 1000 करोड़, अच्छा, 1000 1200 करोड़ है एक्चुअली। हाँ तो ये शादी थी या पीआर था? तो यार देखो, पहली बात तो लोगों ने इतना हाइप मचाया हुआ है, खैर हमने ही 3-4 रील बना दी थी तो ये जो 1200 करोड़ रुपए लगे हैं, पहली बात तो ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। परसेंटेज वाइज देखो ना, प्रॉब्लम हो आप नोशनल वैल्यू देख रहे हो, उनके नेटवर्थ का तो 1% भी नहीं है, पहली चीज़ है। पर हम वो देख के बोले यार अंबानी ने इतने खर्च करे तो हम भी करेंगे, हम लोग 50% नेटवर्थ का कर देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। दूसरी चीज़ आप ये समझो कि एक तरीके से तो पीआर था, जैसा कि फॉर एग्जांपल इनके इसमें शादी में कौन कौन आए थे, जैसे रिहाना आई थी, तो रिहाना के कॉस्मेटिक्स का जो इंडियन ब्रांड था उसमें इन्वेस्टमेंट है रिलायंस का। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि तीनों खान बोलते थे कि हम एक साथ कहीं पर आएंगे नहीं, तो पावर दिखाने के लिए तीनों खान भी वहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कि बाकी सारे भी प्लेयर्स की अगर हम बात करें, जितने लोग वहाँ पर अवेलेबल थे, पूरे बॉलीवुड को बस में बिठा के ले आए, ठीक है। फिर उसके बाद तो वो दिखा दिया कि भैया देखो एट द एंड तो अपन ही चलती है, ये वाली चीज़ हो गई। तो एक तरीके से तो, और बिजनेसमैन में भी देखिए, ब्लैक रॉक के सीईओ तक भी आए हुए थे। अच्छा, जी, ब्लैक रॉक के सीईओ भी थे, ये तो हमें नहीं पता चला। बिल्कुल। जेपी मॉर्गन भी थे। फिर उन्होंने ये दिखाने के जेपी लिए, मॉर्गन भी थे? जेपी मॉर्गन के मतलब जो इन्वेस्टमेंट हैंडल करते हैं तो वो वाले थे। जेपी मॉर्गन तो बच्चे नहीं है तो उनके इन्वेस्टमेंट हैंडल करने वाले थे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे इंटरनेशनल स्टार्स में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहते थे, एकॉन भी थे। तो एक तरीके से ये पूरी तरीके से एक पीआर था। अब आप सोचोगे पीआर क्यों था यार, सिंपल सी बात है कि आज से 6-8 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें उनके बेटे का पाँव एक वृद्ध इंसान छू रहे हैं और वो बिल्कुल अरे कुछ नहीं ऐसा करके कर रहे थे। तो उस समय पे काफ़ी नेगेटिव पीआर हो गया था। अब सिंपल सी बात है, देखिए एट द एंड संभालना तो सारा कारोबार आज से कुछ सालों बाद बेटों को ही है, बच्चों को ही है। तो उनका पीआर खराब मतलब कंपनी का पीआर खराब, तो कहीं ना कहीं वो सारा पीआर तो सही करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक ऐसे ही अमीर बंदा था, उसका एक बड़े बेटे ने कुछ कर दिया था कांड। अब वो कुछ कर गाड़ी दिया, वाड़ी से किसी को उड़ा दिया था। और वही गाड़ी अभी जोमेटो के सीईओ ने खरीदी है। ओ अच्छा, करोड़ों में? 4.5 करोड़ में अरे खरीदी भाई, है। तो पर कुछ हुआ होगा, हुआ, सुना हमें है, थोड़ी पता, हमें हमें तो थोड़ी कुछ पता, नहीं obviously पता, बात है। नहीं पता तो इस तरह से, तो मेरे हिसाब से तो दैट वाज मोर ऑफ अ पीआर। अच्छा, यहाँ पे अब स्टॉक मार्केट के क्वेश्चन है मेरे। जैसे आपने एक सुना है स्कैम के बारे में, स्कैम तो नहीं बोलूंगा इसको, रिटेलर वर्सेस हेज फंड मैनेजर की एक तगड़ी लड़ाई हुई थी 2021 में, हाँ वो गेम स्टॉप वाला गेम स्टॉप वाला किस्सा, उस पर मूवी बन चुकी है अभी तो। हाँ अच्छा, मूवी आ गई है इस पे? हाँ, डम मनी करके है। ओके ओके, मैंने वो नहीं देखी है, बट इसको क्विकली मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ तो क्या हो गया था कि रिटेल के अंदर ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा हुआ है कि भाई ये बड़े लोग तो हमको दबा के बैठते हैं, बड़े लोग हमको गिरा के रखते हैं। तो उस पे के चक्कर में क्या हो गया कि एक बार इन लोगों ने कोविड के टाइम पे सब लोग घर पे बैठे हुए थे और उसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ भी करके अपन को तो मज़ा चखाने इन लोगों को। तो गेम स्टॉप नामक एक कंपनी थी जिसमें कि सबसे ज़्यादा हेज फंड्स ने शॉर्ट्स बना के रखे थे, ऊपर से बेच के रखे हुए थे, और वो बहुत हैवीली शॉर्टेड, सबसे ज़्यादा शॉर्टेड स्टॉक बन गया था हमारे उस समय पे यूएस मार्केट का। तो रेडिट के फोरम पे लोगों ने डिस्कस करके शुरू कर दिया कि हम लोग इसको खरीदना शुरू करेंगे और ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, और धीरे 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 करके इसको ऊपर लेना शुरू किया। उसके बाद हो गया शॉर्ट स्क्वीज। शॉर्ट स्क्वीज क्या होता है, जब बहुत सारे शॉर्ट्स को काटना पड़ जाए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, वो करना पड़ता है। और इसीलिए रातों रात बड़े बड़े फंड हाउसेस जिनको सारा इन्फॉर्मेशन, सारा पैसा सब रहता है, उनको करीब 40-50% का नुकसान हो गया, उनके हालत टाइट हो गई। तो ये चीज़ हुई थी। अच्छा, इसमें बाय द वे एक और थ्योरी क्या है, सच भी है वैसे तो ये, तो इसमें हमारे एलॉन भैया का भी थोड़ा सा हाथ था। हाँ, मैंने देखा था। तो एलॉन भैया का हाथ कैसा था कि 2008 में एलॉन मस्क की कंपनीज को बहुत सारे हेज फंड शॉर्ट कर रहे थे। और उस टाइम पे रिसेशन था, बट जैसे तैसे एलॉन भाई बच गए। पर एलॉन मस्क भूलते नहीं है, बोले मैं बदला तो लूंगा और फिर क्या हो गया कि उनको मौका मिल गया 12 साल बाद। और इसी टाइम पे उन्होंने ट्वीट कर दिया, जब उनका पूरा क्रेज फैन फॉलोइंग चल रहा था, उन्होंने कर दिया गेम स्टॉप टू द मून। हाँ, सबने खरीदा। अच्छा, सबसे ज्यादा इसकी जो पॉपुलैरिटी हुई थी वो एक रोरिंग किटी डी फकिंग वैल्यू करके एक बंदा है, और वो स्ट्रीमर था यूट्यूब पे। यूट्यूब स्ट्रीमर था। यूट्यूब वाले बंदे ने स्टॉक को उड़ा दिया था हवा में। सोशल मीडिया ने इन जनरल आप बोल लो पूरा स्टॉक को उड़ा दिया था। तो बिल्कुल, और उनके कुछ जो आपने बताया ना, फोरम का नाम था वॉल स्ट्रीट बेट्स। वॉल स्ट्रीट बेट्स। तो इस तरह से इन लोगों ने रिटेलर्स हावी हो गए थे हेज फंड पे।
पहली और बार। मैंने तो ये भी सुना है $1 बिलियन का डेली लॉस हो रहा था उन्हें। यस, इतनी पोजीशंस थी क्या? उनके उनके हेवीली सबसे ज्यादा शॉर्टेड स्टॉक था वो, ओ भाई। और वो बदला और वो $3 से मैंने जहाँ तक सुना है $300 $200 तक मार के आया है। पीक पे आ गया था। इनके फाउंडर्स के मजे हो गए थे, मतलब वो हवाले कंपनी के हवाले निकलने वाले थे, और फाउंडर्स लाइक अरे रातों रात किस्मत बदल दी, मैनिफेस्ट कर लिया होगा। अच्छा, इस सीन के अलावा पंप एंड डंप के आपने कुछ किस्से बता रखे हैं। अच्छा, आपने एक स्टॉक का नाम सुना है, सुज़लोन? हाँ बिल्कुल। मैंने उसके एडवर्टाइजमेंट चलते हुए देखी, क्या वो इसी का नहीं, आई कुछ डोंट है? थिंक सो। वो मैंने एड्स नहीं देखी हैं, तो आपने शायद देखी होंगी। मेरे को नहीं लगता पंप एंड डंप। देखो पंप एंड डंप तो सबसे अच्छे स्केल पे इंडिया में तो होता ही रहता है, बट सबसे अभी एक बीच में अभी चल रहा है, एक बेटिंग ऐप चल रहा था, तो उसमें पता चला है कि थोड़ा बहुत ये चीज़ चल रही है। लेकिन अगर बाहर की अगर मैं बात करूँ, बाहर ये बहुत करते थे। एक बंदा था जॉर्डन बेलफोर्ड, तो इस पे एक मूवी भी बनी है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जो लोग किसी और रीज़न के कारण देखते हैं। तो अब वो सबके अलग अलग रीज़न है। आपके क्या रीज़न है, आप बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। कमेंट में बताएगा, और हम किसी को नहीं बताएंगे। तो उसमें भी यही दिखाई थी। तो वो बेसिकली वो ऑपरेशन वो पंप एंड डंप ही था, आईपीओ से थोड़ी कर रहा था। वो पंप एंड डंप का सिंपल सा ऑपरेशन रहता है कि भाई 100 रुपए का शेयर है मेरे पास, 50 करोड़ रुपए है, मैं 1-1 करोड़ उस पर डालता रहूँगा, और फिर उसके बाद न्यूज़ चैनल्स को थोड़े पैसे दे दूंगा, बाकियों को पैसे दे दूंगा। अचानक से ये पंप होकर 300 रुपये पहुँच जाएगा, सारे रिटेल उसमें घुस जाएंगे, वहाँ पे मैं डंप कर दूंगा, 100 का 300 हो गया, मैं निकल गया 3 गुना पैसा बना के। जॉर्डन ने भी यही चीज़ करी थी, इसी चक्कर में उसको पकड़ यस लिया। बैंक का भी मैंने ये सुना है। थोड़ा बहुत हुआ है। देखिए बड़ी बड़ी कंपनी का अपन सुनते तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत पब्लिक में आती नहीं है ये चीज़ें। सुज़लोन का भी मेरे को लगता है, बट चलो आपको नहीं लगता, कोई बात अब नहीं। वो आपको क्या लगता है? इनको आपको क्या लगता है? कमेंट करके इनको बताओ। सुज़लोन और यस बैंक का लगता है। ऑपरेटर का बहुत आता है। अच्छा, आजकल ऑपरेटर का क्या सीन चल रहा है? आपके तो शायद लास्ट वीडियो में भी कुछ ऑपरेटर आए थे। अरे भाई, आएंगे वो, और आएंगे भी। अच्छा तो अच्छा अच्छा, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए मेरे, एक ही साथ पूछ लेता हूँ। सबसे पहले तो आजकल ये स्कैम बहुत चल रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का, ये बता दो। ये एक रह गया। ठीक है। आजकल ऑपरेटर कैसे काम कर रहे हैं दुनिया का सबसे, आपकी एक बहुत रील वायरल चलती रहती है, दुनिया का ऐसा ऑपरेटर जो पूरी दुनिया खत्म कर सकता है, कंट्री खत्म कर सकता है, क्या है ये सीन? ठीक है। सही, ये सब समझाओ मैं। अच्छा तो यार देखो, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स तो एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था। तो वो बेसिकली आई थिंक गवर्नमेंट इसलिए लेके आई थी कि जो डोनेट कर रहे हैं उनका नाम रिवील ना रहे और वो चीज़ हो। लेकिन फिर आ गई सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोल दिया, डायरेक्टिव दे दिया एसबीआई को कि भैया आपको रिवील करना पड़ेगा किस किस ने किया हुआ है। अब मज़ेदार चीज़ है कि एसबीआई को धीरे धीरे करके करना भी पड़ा, लंच का बहाना भी नहीं कर पाए वो लंच टाइम पर। तो फिर इस चक्कर में वो लिस्ट आई। अब धीरे धीरे लोगों को पता लग गया कि भैया 6,000 करोड़ रुपए किस पार्टी को मिले हैं, 2,000 करोड़, 1,000 करोड़ किधर मिले हुए हैं। और मज़ेदार है, वो जैसे लिस्ट आई है, कुछ तो लोगों ने नाम एडिट करके मेरा नाम भी डाल दिया उसमें। कितने करोड़ दिए हैं? करोड़ क्या, 1,000 रुपए लिखा हुआ है उसमें। तो वो भी है। अब उसमें मेरे पास लोग बोलते हैं बोले सर रिएक्ट करो, मैं खुद हंस रहा हूँ उसमें, मैंने क्या ही रिएक्ट करूँ। तो ये था इलेक्ट्रल बॉन्ड का। अब आते हैं ऑपरेटर का। तो भैया ऑपरेटर तो मार्केट में हमेशा एक्टिव है। इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पावर होता है एक ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर ही माए बाप है इस मार्केट का, सिंपल सी बात है। ऑपरेटर होता कौन है? ऑपरेटर जिसके पास ढेर सारा पैसा है, कनेक्ट्स है और मैनिपुलेशन करने की ढेर पावर सारा है। पैसे की क्या बात कर रहे हो? मतलब ढेर सारा किसको बोल रहे पैसा हो? जो जिसके पास भी है, जैसे उमर के पास है अरे, तो वो हो गया। मैं तो ऑपरेटर के साथ पॉडकास्ट करता हूँ। ये ज्यादा हो गया। और मैं तो इसके पहले कोई एक और ऑपरेटर आपके चैनल पे आता है, मैं उसकी बहुत बात कर ऑपरेटर रहा आते हूँ। हैं। बहुत ऑपरेटर है इधर। देखो ऑपरेटर तो ये चीज़ हो गई। मार्केट में है तो काफ़ी सारे अभी ऑपरेटर, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अभी इनने मैनिपुलेट या ऑपरेट किए हुए थे स्मॉल कैप एंड मिड कैप। इसी चक्कर में शायद ऑनरेबल सेबी चेयरमैन ने भी अभी बीच में एक ये किया था कि यहाँ पर एक बबल चल रहा है, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। तो वो एक कॉशन उन्होंने बताया हुआ था, क्योंकि आओ देखो ना, तो हर स्टॉक अपना अपर सर्किट मार रहा था, लोग घुस रहे थे। और जैसे ही ये खबरें आ गई, वो तो जो लोअर सर्किट मारा है लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, भैया आप क्या करें, अभी क्या करें। क्योंकि उन्होंने पेपर में तो देख लिया 100 रुपए का 800 रुपए बनते हुए, लेकिन वो 800 रुपए 40 रुपए हो गया। हाँ बस यही वाली चीज़ है। तो ये वाली अब ऑपरेटर्स के ना अलग अलग मोडस ऑपरेंडी होते हैं। कुछ लोग सर्कुलर करते रहते हैं कि भैया इधर से मतलब दोनों जगह पे शेयर्स खरीदे जा रहे, वॉल्यूम बढ़ा है, दूसरे वाली पार्टी आए उसके कारण ऊपर बढ़ा और उसके बाद डंप करके निकल गए। लेकिन ऑपरेटर्स के भी ना ऑपरेशंस समय समय पर बदलते जाते हैं। अच्छा। और बाय द वे आपको मैं बता दूं कि हमारे देश के जो सबसे बड़े ऑपरेटर्स हैं वो कभी भी सिंगल हैंडेडली चीज़ें नहीं कर रहे हैं, वो नेक्सस में कर रहे हैं। कपल ऑफ बिजनेसमैन, कपल ऑफ पॉलिटिशियंस एंड कपल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, ये सब मिल के कर रहे हैं।
आपको अगर डाउट है तो आप बताओ कमेंट्स में कौन हो सकते हैं। तो ये तीनों का एक स्ट्रक्चर अमेलगमेशन है, ये लोग बैठ के, क्योंकि एक बंदा पूरा सारी चीज़ें मार्केट नहीं कर सकता, और इसी में फिर छोटे छोटे अंश आते हैं, मीडिया हाउसेस आ जाते हैं, क्योंकि देखो कुछ मैसेज पहुंचाने तो मीडिया हाउसेस की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद सोशल मीडिया होगा, सारी चीज़ें हो गई। तो ये वाले, तो ये तीन लोग आपके हो गए, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एंड बिजनेसमैन, ये तीनों मिलके एक ग्रुप बनाएंगे और वो बैठ के क्या कह रहे हो, पॉलिटिशियंस नहीं होते? बचना चाह रहे हो आप? पॉलिटिशियंस होते हैं, नहीं नहीं ऐसे होते हैं, अब कौन से साइड के होते हैं वो हमको नहीं पता। ओ हाँ, समझ तो रहा हूँ। हाँ, सेफ तो हो गए। तो इस हिसाब से होते हैं। और फाइनली मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ऑपरेटर एक्टिविटी कैसे ट्रैक करें, हाँ कैसे हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर ऑपरेटर एक्टिव है, तो उसके लिए लाइक कीजिए थर्ड पार्ट के लिए, तो उसमें बताते हैं। अच्छा, आपने एक क्वेश्चन रह गया मेरा, बताइए। वो जो एक ट्रेडर है या ऑपरेटर है जो कि हाँ, तो वो एक ट्रेडर है जो पूरी दुनिया को भ्रष्ट करता रहता है, उनको कहते हैं कि भैया ये टेररिस्ट है, ये कॉर्पोरेट टेररिस्ट है, करेंसी टेररिस्ट है, इनको इनके नाम पे कैंपेन्स निकाले गए थे और उनको कहते हैं जॉर्ज सोरोस। हाल फिलहाल में इनका काफ़ी नाम आया था, इंडियन पॉलिटिक्स में भी इनका काफ़ी रुचि बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वो इंडिया की अर्थव्यवस्था को शायद हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस वो व्यक्ति हंगरी के व्यक्ति थे, नाजीज का समय इनने देखा हुआ था, काफ़ी दूसरी चीज़ें इनने देखी हुई थी, तो इनको ना मौत से डर हट गया है, ये अपने आप को अंदर गॉड फीलिंग है, इनको अपने आप को गॉड समझते हैं, अभी भी 90+ है, इनको चैन नहीं है, तो ये फिलंथ्रॉफी तो करते ही हैं, बट ये कहीं ना कहीं काफ़ी कंट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये वही व्यक्ति है 1992 में एक दिन में $1 बिलियन कमा लिया था इनने, एक दिन में। तो एक ट्रेडर किसको destroy किया? 1992 में, हाँ, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहते हैं कि इनने ख़त्म करने की पूरी अच्छा। वो कर दी थी। ये उस समय पे पूरी उस कंट्री पे करेंसीज को शॉर्ट सेल कर रहे थे, और यही एक ट्रेडर है जिसने एक दिन में 8,000 करोड़ रुपए कमा लिए थे। तो वो है जॉर्ज सोरोस, और जॉर्ज सोरोस अभी भी कहते हैं कि इनका पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, इंडिया में भी काफ़ी मैंने इंटरेस्ट है। सुना भी है कि कुछ पार्टीज फंड करते हैं। अब वो लोग बताएं। लोग बताएं, हमको नहीं पता। अच्छा, इस वीडियो के लिए कुछ टारगेट देना चाहोगे जिससे हम थर्ड पार्ट के लिए आपको बुला सकें? 15,000 लाइक्स कर दो यार, और कमेंट्स में अपने क्वेश्चन कर दो, कमेंट्स कुछ comments का भी target दे दो। एटलीस्ट 2000 कमेंट्स हो। जब ही आओगे। हाँ, वो तब ही आऊंगा यार, थोड़ा तो कर दो यार। देखो ना, पैसे वैसे ले रहे हैं, बाकी लोग तो, कुछ लोग दूसरे पॉडकास्टर्स तो पैसे लेके देख के भी कर रहे हैं, हम तो ना मेरी वो बात नहीं हो कर रही। रहे हैं, दूसरे तभी बोल दिया। हाँ। तो वो वाली चीज, ये तो भैया ये तो फ्री में बोला, भाईचारा on top। हाँ, भाईचारा ऑन टॉप, ये वाली चीज, सिस्टम, अच्छा जो भी है,